Welcome friends. Today in this lecture, that is lecture number 2 of the analog electronic circuit series, in this lecture we are going to discuss about the semiconductor physics. Okay. Now in this semiconductor physics, this is the physics behind the semiconductors devices. For example, if there is a diode and diode is a made of, we already know that diode is made of a semiconductor material, है ना. तो सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होता है ना, उसका यूजेस कैसे करेंगे, क्या फीचर्स हैं, है ना, एट्सेट्रा वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर्स, है ना. और उसका एनालिसिस क्या जाए, क्या प्रॉपर्टी है ना, एट्सेट्रा वी विल डिस्कस. एक्चुअली इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने एक वीडियो बनाया, लेकिन ड्यू टू द टू मच नॉइज, है ना, उस नॉइज के कारण हमको फिर से ये वीडियो रिपीट करना पड़ रहा है. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. ओके. ये सब जो आप मार्किंग देख रहे हो पहले से जो मार्क है ये वाला, है ना, ये उसी कारण हुआ. ठीक है. तो ये मीन्स सेकेंड टाइम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ सेम वीडियो. ओके. सो इन लेक्चर नंबर 2 सेमीकंडक्टर फिजिक्स देखते हैं. ठीक है. तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक, हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का क्या क्या इंपॉर्टेंस है. वी ऑलरेडी डिस्कस इन द लेक्चर नंबर 1. इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का कितना वास्ट एप्लीकेशंस हो गए हैं आजकल, है ना. और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, और बेसिक जो होता है बिल्डिंग ब्लॉक जो भी है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, उसका जो बेसिक्स है, वो बेसिक्स क्या है पता है आपको, कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, है ना. इम्पोर्टेंस पैरामीटर है कि हाउ वी आर गोइंग टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और डिवाइसेस. तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जैसे अभी हम लोग क्या यूज कर रहे हैं बताइए. जैसे हम लोग पता है कि अभी हम लोग का VLSI यूज करते हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट सबका यूज करते हैं. बहुत ही छोटा छोटा IC होता है जो कि बहुत सारा जिसमें बहुत सारा जो है वेरियस एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का जो है ना कंबाइन होता है. मीन्स डायोड लगा रहता है ना, डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, ओप एम्प एट्सेट्रा का जो है ना काम एक छोटा सा IC कर देता है ना. तो वो VLSI में आता है. उसके पहले हम लोग जानते थे LSI के बारे में, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसमें जो चिप VLSI है उससे थोड़ा सा बड़ा वर्सन होता था LSI सर्किट, है ना. उसमें भी वही सेम फीचर्स है ना. LSI से भी के भी पहले एक सर्किट होता था, है ना, जिसको हम लोग बोलते थे ट्रांजिस्टर. बाय यूजिंग द ट्रांजिस्टर मॉडल के एप्लीकेशन से हम लोग बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाते रहते. उसके पहले भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता था जिसको हम लोग बोलते थे वैक्यूम ट्यूब. ये वैक्यूम ट्यूब होता है. मीन्स ट्रांजिस्टर से पहले का भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो यूज करते थे वो वैक्यूम ट्यूब्स. बहुत सारा जो एप्लीकेशन है जो अभी डायोड कर रहा है वो हम लोग वैक्यूम ट्यूब की हेल्प से ही करते थे. वैक्यूम ट्यूब को एक्चुअली हम लोग भाल्व भी बोलते हैं. ठीक है. क्या बोलते हैं, भाल्व्स. क्यों, देखते हैं. वैक्यूम ट्यूब्स में अगर मान लीजिए डायोड की तरह उसको अगर काम करवाना है तो उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स होंगे. ट्रायोड की तरह यूज करना है तो उसमें 3 इलेक्ट्रोड्स होंगे. 2 इलेक्ट्रोड्स का मतलब हो गया एक कैथोड और दूसरा क्या होगा, एनोड. ट्रायोड में क्या होगा, ट्रायोड में 3 टर्मिनल होंगे. तो एक कैथोड होगा, प्लेट होगा, और थर्ड क्या होगा, ग्रिड. जो प्लेट होगा उसको नॉर्मली हम लोग एनोड कर देंगे. ठीक है. नाउ इन वैक्यूम ट्यूब इलेक्ट्रॉन्स आर सप्लाइड बाय द हीटेड इलेक्ट्रोड. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन वैक्यूम ट्यूब में सप्लाई कैसे होता है. जब आप सप्लाई करोगे वोल्टेज तो जो हीटेड कैथोड होगा उसके कारण कैथोड जब हीटेड होगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन जो है इमिट करेंगे. ठीक है. और उस इलेक्ट्रॉन जो इमिट होंगे उसके फ्लो को हम लोग जो कंट्रोल करेंगे किसके द्वारा, बाय वेरिंग द वोल्टेज बिटवीन द डिफरेंट इलेक्ट्रोड. जो हमारा 2 इलेक्ट्रोड है, कैथोड एंड एनोड, और कैथोड एंड द प्लेट, इसके बीच का जो वोल्टेज होगा उसको हम लोग वेरी करके फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं. और इसमें मीडियम कौन सा यूज करते हैं हम लोग, वैक्यूम मीडियम करते हैं. क्योंकि अगर वैक्यूम मीडियम यूज नहीं करेंगे तो जब इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन अगर कॉलिजन होगा तो उसमें क्या होता है, बहुत सारा एनर्जी जो है डिसिपेट हो जाता है, एनर्जी लॉस हो जाएगा. तो उससे बचने के लिए हम लोग वैक्यूम का यूज करते हैं, ताकि जो कॉलिजन के बाद भी एनर्जी जो है उसका इनएक्ट रेस, है ना, चेंज ना हो. ठीक है. और हम लोग को पता है क्या, ये जो वैक्यूम ट्यूब है इसमें करंट का डायरेक्शन क्या होता है, कैथोड टू एनोड. कैथोड टू एनोड ही इलेक्ट्रॉन हमारा फ्लो करेगा. ठीक है.
और क्योंकि ये यूनिडायरेक्शनल है इसलिए हम लोग इसको भाल्व भी कब बोलते हैं। क्या है ये? इसलिए ये वैक्यूम ट्यूब जो है एक भाल्व है, ठीक है, भाल्व है। क्यों? क्योंकि ये यूनिडायरेक्शन में है ना, समझ में आया? तो जैसा हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था क्या जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर जो है, सबसे फर्स्ट जनरेशन जो था, जो फर्स्ट, ये देखिए ये जो डायग्राम है ये यहाँ पर जो दिख रहा है ना, ये वाला, ये आपका हो गया आपको वैक्यूम ट्यूब का जनरेशन। यहाँ पर देखिए क्या ग्लास इन्वेलप होगा, है ना, फुल्ली, उसके अंदर में आपका प्लेट है एक, जिसको हम लोग एनोड बोले हैं, और कैथोड का एक टर्मिनल है, और एक क्या है हमारा, एक ग्रिड होता है, एक क्या होता है, ग्रिड, एक क्या है, ग्रिड। तो ये हमारा वैक्यूम ट्यूब ट्रायोड का डायग्राम है, फिगर है ना, इस तरह से दिखता था, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट होने के बाद क्या हो गया, ट्रांजिस्टर की तरह दिखने लगा, ट्रांजिस्टर आ गया मार्केट में, है ना। ट्रांजिस्टर के बाद क्या आ गया, LSI आ गया, लार्ज स्केल आ गया, और इसके बाद क्या हो, इसको भी इम्प्रूव करके इस तरह का चिप दिखने लगा होगा आपको, ये वाला चिप, ये तो ये VLSI में काउंट होता है, इसमें बहुत सारा चिप होगा, है ना। तो ये सब हो गया आपका कंप्यूटर के बारे में। तो हमारा जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है, जो हमारा वैक्यूम ट्यूब यूज करता था, उसमें क्या क्या इश्यू था वो देखते हैं, है ना, ठीक है। तो इसमें क्या क्या फर्स्ट जनरेशन में क्या दे यूज द वैक्यूम ट्यूब यूज करता था, है ना, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब यूज करता था, बहुत ही बड़ा साइज होता था, इसलिए बहुत सी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता था, बहुत ज़्यादा चांस आता था फेल्योर का, हीट जनरेशन भी बहुत होता था, और ओनली सपोर्टेड मशीन लैंग्वेज, ओनली ये मशीन लैंग्वेज ही सपोर्ट करता था, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड जनरेशन में क्या हो गया, इसका इम्प्रूव्ड वर्जन हुआ, तो इसमें ट्रांजिस्टर आ गया, तो ये क्या यूज करेगा आपको, ट्रांजिस्टर का यूज करने लगा, है ना। ट्रांजिस्टर के यूज करने से स्मॉलर साइज हो गया, लेसर हीट जनरेशन हो गया, है ना, फास्टर भी हो गए, है ना, और इसके मेमोरी को हम लोग स्टोर भी कर सकते थे, है ना, लेसर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो गया, और इसको प्रोग्राम करने के लिए हम लोग असेंबली लैंग्वेज से भी प्रोग्राम कर सकते थे, मशीन लैंग्वेज से भी और असेंबली लैंग्वेज से भी हम लोग प्रोग्रामिंग कर सकते थे ट्रांजिस्टर को, सेकेंड जनरेशन को ना। थर्ड जनरेशन जो कंप्यूटर आया, जिसमें हम लोग LSI यूज करते हैं, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का जो यूज करते हैं, है ना, इसमें क्या दिक्कत था, इंटीग्रेटेड सर्किट यूज करेगा, है ना, स्मॉल साइज हो गया, है ना, लेस इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, फास्टर भी हो गया, है ना, रिलायबल भी हो गया, और सपोर्टेड हाई लेवल लैंग्वेज को हम लोग यूज इसमें कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद फोर्थ जनरेशन जो कि अभी भी चल रहा है, जो कि हम लोग का क्या है, VLSI चिप है, जो 1968-9 में आया था, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है ये। दे में कंटेन द हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर कंटेन करता था, है ना, कंटेन ह्यूज स्टोरेज वॉल्यूम इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक सर्किट। आप देख रहे हैं बहुत सारा है मैग्नेटिक मेमोरी जो है, देखते हैं कितना ज़्यादा वॉल्यूम हो गया, है ना। तो वो सब क्या है, VLSI का ही कमाल है, ठीक है। दे कंटेन द मेन मेमोरीज अप टू गीगाबाइट तक मेमोरी वो स्टोर कर सकते थे, है ना। डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ नेटवर्क्स, है ना। तो ये सब बहुत सारा एप्लीकेशंस था VLSI का, है ना, VLSI की, जो कि अभी भी देख रहे हैं कितना छोटा छोटा चिप में बहुत सारा कंट्रोलर आ जाता है ना। उसके बाद फोर्थ हो गया उसका फिफ्थ जनरेशन, जिसको हम लोग फ्यूचर बोला गया है ना। इसमें क्या हो रहा है, थिंकिंग कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। थिंकिंग कंप्यूटर मीन्स क्या हो गया, एक तरह से AI मीन्स फिफ्थ जनरेशन में कंप्यूटर में क्या होगा, मीन्स ऐसा कंप्यूटर बनाया जाएगा, ऐसा चिप जिसको खुद का जो है ना, खुद वो लर्न कर सकता है, खुद वो इम्प्रूव कर सकता है, जैसे ह्यूमन की तरह, जैसे हम लोग लर्न करते हैं, जैसे बच्चा देखते हैं, छोटा बच्चा जो खुद का खुद सीख जाता है, लर्न करता है खुद से, किससे, इन्वायरमेंट से, मीन जो अगल बगल के जो भी है, हम है, आप है, जो भी मिलते हैं उससे वो बच्चा जो है, जो किड्स होते हैं वो सीखते जाते हैं, है ना, लर्न करते हैं। तो उसी तरह से हमारा कंप्यूटर का भी अब डिजाइनिंग आने वाला है फ्यूचर में, जिसको हम लोग थिंकिंग कंप्यूटर बोलते हैं। अगर आपको है तो कुछ AI करके एक मूवी है ना, स्टीवन स्पीलबर्ग है, बर्ज नाम है, तो उनके द्वारा उनका मूवी है AI का, तो आप वो मूवी देख सकते हैं। तो उसमें आप देखिएगा कैसे एक बच्चे को जो है कंप्यूटर मीन्स बनाया गया, जिसके पास पावर था थिंकिंग के, है ना। तो आप देख सकते हो, हमारे इंडिया में भी है ना, वो रजनीकांत का जो मूवी है रोबोट, गजिंग क्या नाम है, गजनी क्या था कुछ, गिन्नी
इस तरह का नाम था, तो आप देख सकते हो वो सब मूवी, ठीक है। तो AI पावर्ड हो जाएगा, मीन्स थिंकिंग पावर इम्प्रूव हो जाएगा। ये जो मूवी है AI का, ये आई थिंक 2011 या 7 का है, 7 या फिर 11 का मूवी है ना, तो देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये सब हमारा क्या था कि कंप्यूटर का कैसे जनरेशन हुआ, वैक्यूम ट्यूब आया, उसके पहले हमारे पास क्या था, ट्रांजिस्टर था, है ना, समझ में आया। तो ये सब हमारा बेसिक्स हो गए, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब का, तो वैक्यूम ट्यूब में क्या क्या डिवाइसेस के बारे में क्या क्या हम लिख सकते हैं, कमेंट करना होगा। तो वैक्यूम ट्यूब का प्रॉब्लम क्या था जानते हैं आपको? वैक्यूम ट्यूब डिवाइसेस जो होते थे उनका प्रॉब्लम क्या क्या था पता है? सबसे पहले बात क्या है, बल्कि बहुत ही बड़ा साइज का होता था, है ना। कंज्यूम हाई पावर, बहुत ही ज़्यादा कंजम्पशन होता था हाई पावर का, है ना। उसके बाद क्या प्रॉब्लम होता था उसके साथ, हाई वोल्टेज पे वर्क करता था, बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज रिक्वायरमेंट चाहिए, अराउंड 100 वोल्ट्स के लगभग। लिमिटेड लाइफ टाइम होता था, कभी भी वो कुछ भी हो सकता था उसके लाइफ का, मीन्स कभी भी वो बर्न हो सकते थे, है ना। मीन्स ज़्यादा दिन टिकाऊ नहीं था एक तरह से, है ना। और लो रिलायबिलिटी था, ठीक है। तो ये सब हमारा वैक्यूम ट्यूब का डिसएडवांटेज है, और ऊपर में तो हम लोग ने डिस्कस किया ही ऑलरेडी, है ना, समझ में आया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर वैक्यूम ट्यूब, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक सर्क्यूट का जो है किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है ना, वैक्यूम ट्यूब से लेके अभी AI चिप तक, ठीक है, समझ में आया। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का क्या है, अब देखिए सेमीकंडक्टर है क्या, मैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो अब क्योंकि इतना ज़्यादा डिसएडवांटेज हो गया वैक्यूम ट्यूब का, इसलिए अब हम लोग जो को लहाने गया और हम लोग ने कंडक्टर डिवाइसेस की और जो है हम लोग फोकस करना शुरू कर दिया। इसका एडवांटेजेस क्या होगा, स्मॉल साइजेज होंगे, है ना, बहुत सारा स्मॉल साइज जो है बहुत ही छोटा हो गया, है ना। कंज्यूम लो पावर होगा, जो उसका था सब इसमें वो अपोजिट होगा, कंज्यूम लो पावर हो गया। ऑपरेटेड लो वोल्टेज पे, लो वोल्टेज ऑपरेशंस, है ना, लो वोल्टेज पे ये क्या करेगा, काम करेगा, है ना। हैव लॉन्ग लाइफ है ना, हाई रिलायबिलिटी ऑल्सो, दीज आर द थिंग्स फॉर द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, है ना, समझ में आया। तो ये सब क्या हो गया, एडवांटेज हो गया सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का, है ना, समझ में आया। अब देखिए अब क्या है, जैसे आप ये सुने थे CRT क्या होता है बताते हैं आपको, कैथोड रे ट्यूब, जिसको हम लोग बोलते हैं CRT, कैथोड रे ट्यूब्स यूज्ड इन, इसको हम लोग कहाँ यूज करते थे, बहुत पहले वाला टीवी देखे होंगे आप लोग, है ना, उसमें हम लोग CRT का यूज करते थे, टेलीविज़न में यूज करते थे, है ना, कंप्यूटर मॉनिटर में भी यूज करते थे बहुत पहले, और उसका देखते थे कितना बल्कि साइज होता था, है ना। अब जो कि किस पे CRT जो है वो किसके एप्लीकेशन पे बेस्ड है, दीज आर बेस्ड ऑन द वैक्यूम ट्यूब। एक तरह से ये क्या था, एक वैक्यूम ट्यूब ही था, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स, और इसको हम लोग ने रिप्लेस कर दिया, और अभी क्या कर दिया है, अभी तो बहुत ज़्यादा ही वो हो गया है, और इसको हम लोग ने रिप्लेस किया, किससे रिप्लेस किया, LCD से। LCD का नाम सुना होगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD। तो LCD से हम लोगों ने उसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब ये LCD जो है, LCD किससे बना है, ये सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स से बना गया है, किससे, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स, और वी कैन से सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से ही बना है, सेमीकंडक्टर मटेरियल से ही बना हुआ है, समझ में। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट इंस्टेंट मिले। कौन सा चैनल, वन स्टॉप फॉर ऑल, है ना, वन स्टॉप फॉर ऑल, ये जो है आपका टेलीग्राम लिंक है,
लिंक होगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो, है ना। उस लिंक पे जाके आपको स्टडी मैटर मीन्स ये वाला जो नोट्स है जो मैंने अभी राइट किया है ये आपको मिल जाएगा। और अगर आपको पर्सनली कुछ मेल करना है तो आप इस ईमेल आईडी पे आप मेल कर सकते हो, ठीक है। नाउ सेमीकंडक्टर होते क्या हैं? तो सेमीकंडक्टर फिजिक्स के बारे में देखते हैं। तो आपको मैंने क्या क्या डिस्कस कर दिया है अभी तक में। क्या सबसे पहले जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का जो यूज होता था उसमें हम लोग मेनली वैक्यूम ट्यूब डिवाइसेस का यूज करते थे, है ना। और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग ट्रांजिस्टर पे आ गए, जो कि कैथोड रेट CRT सब था वो सब को हटा उठा के हम लोग ट्रांजिस्टर पे यूज करने लगे। और इस तरह से हम लोग सेमीकंडक्टर फिजिक्स में जो है एंट्री कर लिए। मीन्स सेमीकंडक्टर मटेरियल सब का हम लोग यूज करना शुरू कर दिए थे। सेमीकंडक्टर, है ना, मटेरियल, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ द relative values of electrical conductivity जिसको हम लोग सिग्मा बोलते हैं, और रेसिस्टिविटी जिसको हम लोग रो से रिप्लेस करते हैं, और रो इक्वल टू 1/सिग्मा जो होता है ना, 1/सिग्मा। तो क्या होगा, द सॉलिड्स, जो सॉलिड्स है उसको हम लोग डिवीजन कैसे करते हैं। सॉलिड्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज, कैसे क्लासिफाइड करते हैं, एज अ मेटल्स। नंबर 2 सेमीकंडक्टर्स, एंड नंबर 3 जो टाइप है वो है आपका इंसुलेटर्स। तो बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेस पे, समझ में। तो मेटल है, मेटल का क्या होगा, रेजिस्टिविटी मीन्स हो गया आपको, कंडक्टिविटी इसका क्या होगा, हाई, और रेजिस्टिविटी लो, है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हाई कंडक्टिविटी होना चाहिए और लो रेजिस्टिविटी, क्योंकि ये दोनों अपोजिट है ना। और इसका जो नॉर्मली जो होता है मेटल का जो रेजिस्टिविटी जो होता है वो कितना होता है, 10⁻² टू लो होना चाहिए ना, 10⁻8 ओम मीटर होता है, ठीक है। और कंडक्टिविटी तो लो ही हुआ है ना। और उसी तरह से कंडक्टिविटी कर दोगे तो इसका जस्ट अपोजिट कर देना, है ना। तो देखिए रेजिस्टिविटी का यूनिट हो गया ओम मीटर, है ना। उसी तरह से कंडक्टिविटी कितना हो जाएगा इसका, 10⁻+2 टू 10⁻+8। यूनिट क्या होगा, सीमेंस पर मीटर इनवर्स, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द मेटल। अब ये नॉन मेटल बोलते हैं, ये सेमीकंडक्टर के बारे में क्या होगा कमेंट। सेमीकंडक्टर का इसका जो रेजिस्टिविटी होगा, कंडक्टिविटी क्या होगा आपको, लो, जस्ट अपोजिट। कंडक्टिविटी जो है सेमीकंडक्टर का जो सिग्मा कोमा रो जो है ये इंटरमीडिएट होगा, इंटरमीडिएट टू मेटल एंड इंसुलेटर के बीच का होगा इसका, ठीक है। नॉर्मली कितना होता है इसका रेजिस्टिविटी, रो हो गया आपको अप्रॉक्स 10⁻5 टू 10⁻6 ओम मीटर। अब इसको रिवर्स कर दिया तो आपको कंडक्टिविटी आ जाएगा, समझ में आया। एंड सिमिलरली फॉर द इंसुलेटर का क्या है, इसका क्या होगा, हाई इंसुलेटर का क्या हो जाएगा आपको, लो कंडक्टिविटी वेरी लेस एंड बट हाई रेजिस्टिविटी होगा, है ना। और क्या होगा इसका वैल्यू बताइए, रेजिस्टिविटी का कितना वैल्यू है अप्रॉक्स, दिस इज अप्रॉक्स 10⁻11 टू 10⁻19 ओम मीटर, है ना। तो ये आप सॉलिड्स को डिवाइड कर सकते हैं। सॉलिड्स में जैसे मेटल हो गया, मेटल क्या हो गया, जैसे आयरन रॉड, आयरन हो गया, आयरन क्या एक मेटल है, सॉलिड है ना वो। और सेमीकंडक्टर क्या है,
सेमीकंडक्टर का एक एग्जांपल हो गया आपको सिलिकॉन हो गया, सिंपल सिलिकॉन, जर्मेनियम एट्सेट्रा, है ना। और इंसुलेटर का एग्जांपल होती है जिसका लो कंडक्टिविटी है, हाई रेजिस्टिविटी। इंसुलेटर का बहुत सारा रबर हो गया, है ना, प्लास्टिक हो गया, ये सब इंसुलेटर में काउंट होते हैं, है ना। तो ये हम लोग बेसिकली सॉलिड्स को डिवाइड किए ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी इन विच द सेमी कंडक्टर हैज़ द intermediate resistivity and conductivity to the metal and the semiconductor. Its resistivity is around 10 power minus 5 to 10 power plus 6 ohm meter, and conductivity will be 10 power plus 5 to 10 power minus 6, means 10 to power minus 6 to 10 to power plus 5 Siemens meter inverse. So, this is about the semiconductor materials को हम लोग किस तरह से डिवाइड किया है, समझ में आया। अब देखिए सेमीकंडक्टर के बारे में ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, तो इसमें हम लोग एक इम्पोर्टेंट चीज़ और देखते हैं कि सेमीकंडक्टर जो है सेमीकंडक्टर्स जो है इसमें इसको हम लोग फिर से डिवाइड किया गया है एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स मीन्स जो सिंगल एलिमेंट्स का बना हुआ है, जैसे सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन सॉलिड जो है वो क्या होगा एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, या फिर जर्मेनियम का हो गया, है ना, तो वो एलिमेंटल में आ जाएगा, है ना। कंपाउंड एक दूसरा टाइप होता है सेमीकंडक्टर का जिसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड, COMPOUND, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स में जो है ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देना है। कंपाउंड सेमीकंडक्टर जो है आपको कंपाउंड सेमीकंडक्टर को हम लोग फिर से सब डिवाइडेड किया गया है इनऑर्गेनिक। कंपाउंड का मतलब क्या हो गया, मोर देन 2 एलिमेंट्स। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर में एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका, गैलियम आर्सेनिक। इस दोनों का कंबाइन मीन्स 2 सेमीकंडक्टर एलिमेंट है उसको अगर कंबाइन किए हैं तो उससे जो बना हुआ है उसको बोलेंगे कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, है ना। गैलियम आर्सेनिक ऑब्वियस है कंपाउंडेड हो गया, है ना। तो गैलियम आर्सेनिक का बहुत ही एप्लीकेशंस है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट गैलियम आर्सेनिक। उसके बाद CD कैडियम एंड S सल्फर, है ना। इसी तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर के। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर का, इसका एग्जांपल बताइए क्या क्या है। एक एग्जांपल मैं ही दूंगा, ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एंथ्रेन ANTHRANE एंथ्रेन हो गया, है ना। डॉप और क्या है, डॉप पैथालोमिएनाइंस एट्सेट्रा, आप इसको देख लीजिएगा थोड़ा नेट पर सर्च करके, ठीक है। ऑर्गेनिक हो गया। और थर्ड कैटेगराइज जो है इसका क्या है, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। क्या नाम है, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। इसमें भी एक ही एग्जांपल दूंगा मैं, एनिलीन, तो पेरोल एट्सेट्रा, है ना। और क्या एक और दे ही देता हूँ, एनिलीन एट्सेट्रा, समझ में। तो दिस इज़ ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, है ना। मोस्टली जो हम लोग का जो है जो जनरली यूज करते हैं, है ना, जो करेंटली अवेलेबल है आर द एलिमेंटल सेमीकंडक्टर ही होता है, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम बेस्ड होता है। कंपाउंड इनऑर्गेनिक, कंपाउंड में अगर यूज करना है तो हम लोग नॉर्मली इनऑर्गेनिक का ही यूज करते हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी कुछ है जो ऑर्गेनिक का भी यूज होने लगा है, ठीक है, मार्केट में, है ना, समझ में आया। तो सो दिस इज़ ये वाला जो है हमको क्या हो गया, ये सेमीकंडक्टर का हुआ। सेमीकंडक्टर को हम लोग ने यहाँ पर किसके बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है, सॉलिड्स को हम लोग क्लासीफाई किए हैं बेस्ड ऑन इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेस्ड पे हम लोगों ने ये डिवीज़न किया है सॉलिड्स को, है ना। अब
सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड के कंसेप्ट पे भी हम लोग सॉलिड को क्लासीफाई करते हैं, मेटल, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। मीन्स सॉलिड को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं सिंपली बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी, नंबर 1 क्लासिफिकेशन। और बेस्ड ऑन द एनर्जी बैंड वी कैन आल्सो क्लासीफाई सॉलिड्स इन मेटल, सेमीकंडक्टर एंड द इंसुलेटर। तो एनर्जी बैंड क्या है वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। समझ में आया? तो ये हमारा बेसिक्स था, है ना। तो कंडक्टर्स क्या होता है, कंडक्टर्स के बारे में हम लोग देखते हैं थोड़ा, है ना। एक पेज हम इंसर्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो कंडक्टर्स के बारे में देखते हैं ना। देखिए जो है ये इम्पोर्टेंट है, और ये सेमीकंडक्टर का क्या है, क्या सभी बुक से इम्पोर्टेंट मीन्स सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंस नहीं होता है। ये सिंपली आपको मीन्स सेमीकंडक्टर जो फिजिक्स हम लोग पढ़ेंगे उसका एक तरह से बेसिक्स हम लोग एक तरह से स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए का जो बेसिक है उसके लिए हेल्पफुल होगा समझने के लिए, ठीक है। कंडक्टर्स क्या होता है, कंडक्टर्स के बाद याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना। लार्ज नंबर होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं, और मोशन जो है किस में करते हैं, जिगजैग पाथ में करते हैं, ठीक है। और कंडक्टर्स का क्या प्रॉपर्टी है, अगर आप टेम्परेचर इसका इंक्रीज करोगे, बढ़ाओगे, तो इसका जो है कंडक्टिविटी जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता है। कंडक्टिविटी क्या होता है इसका, धीरे धीरे कम होता है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रैंडम कोलिजन जो है, कोलिजन इलेक्ट्रॉन्स टू इलेक्ट्रॉन, वो क्या हो जाता है, कोलिजन, ये जो है ना कोलिजन भी बढ़ने लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा कोलिजन होने के बाद क्या होगा, कोलिजन बहुत ज़्यादा ही होने लगा तो उसके कारण से क्या हो गया, स्पीड जो है हमारा घटना शुरू हो जाता है, और स्पीड घटने से हमारा ऑब्वियस है सिग्मा सिग्मा बोलते हैं, ये कंडक्टिविटी जो है डाउन हो जाएगा। क्यों ऐसा, क्योंकि कंडक्टिविटी जो है उसका इक्वेशन जो है 1/ρ n, n मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई स्क्वायर मीन्स इलेक्ट्रॉन्स इंटू टाउ, टाइम बिटवीन द टू कॉलिजन्स, है ना, मीन्स टाइम बिटवीन द सक्सेसिव कॉलिजन, है ना, और m हो गया मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस इज योर कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, इन्वर्सली नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंडक्टिविटी टाइम बिटवीन द कोलिजन्स। तो कोलिजन अगर फ्रीक्वेंट हो गया तो टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सिग्मा डिक्रीज हो जाएगा, समझिए। तो ये हमारा कंडक्टर के बारे में था। लेकिन एट द सेम टाइम सेमी कंडक्टर में क्या होगा आपको, जो कि इम्पोर्टेंट है, बहुत सारा वेरियस एग्जामिनेशन में पूछता है ना। सेमी कंडक्टर में क्या होता है, जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो जिसके कारण से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, जो जनरेशन होता है टेम्परेचर के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होल्स जो है ना पेयर, वो जनरेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जिसके कारण से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अगर जनरेट हो गया तो n बढ़ गया, तो जिसके कारण से हमारा सिग्मा भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। सो सेमीकंडक्टर में डिफरेंस है ना। ट्रांजिस्टर के खोज से पहले हम लोग को पता है वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था, ठीक है। मेटल का तो पता है, ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है। जो कि इम्पोर्टेंट था वो हम लोगों ने डिस्कस कर दिया, ठीक है। अब हम लोग जो बेसिक थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे यहाँ पर, अब नया मीन्स सेमीकंडक्टर का ही क्लासिफिकेशन है, किसका, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स बेस्ड ऑन एनर्जी बैंड। क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉलिड्स बेस्ड ऑन एनर्जी बैंड्स। एनर्जी बैंड के बेसिस पे हम लोग कैसे इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। सो वो देखते हैं। तो एनर्जी बैंड इसमें क्या है, सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द एनर्जी बैंड। तो हम लोग को पता ही है सॉलिड्स का क्लास मेटल हो गया, कंडक्टर हो गया, इंसुलेटर हो गया, सेमीकंडक्टर में होता है, ठीक है। तो इसका क्लासिफिकेशन को अच्छे से एनालिसिस करने के लिए हम लोग को कुछ टर्म्स का जो है ना
हेल्प लेना पड़ेगा। ये आप आई थिंक फर्स्ट ईयर बीटेक में पढ़ा होगा, फर्स्ट या सेकंड ईयर बीटेक में फिजिक्स के बारे में, सेमीकंडक्टर फिजिक्स एक है टॉपिक, सब्जेक्ट है, उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स है तो मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रॉन्स है तो वो दो स्टेट में होता है, या तो ग्राउंड स्टेट में होगा या एक्साइटेड स्टेट में होता है, दो ही स्टेट में होता है। ठीक है, समझ में आया, जो कि बेसिक्स है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ कुछ हम ज़्यादा इसको डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स वी आर गोइंग टू स्टडी हियर। ओके, क्या क्या है तो देखिए, एक तो इम्पोर्टेंट हमने पॉइंट देखा है, देखिए क्या होगा जब व्हेन, ये सब क्या कंक्लूजन हो गया है, समझे, जो बेसिक जो हम लोगों ने क्लास 12 में पढ़ा है उसका कंक्लूजन है। व्हेन एटम्स आर ड्रॉन क्लोजर, अगर मान लीजिए एक एटम को दूसरे एटम के क्लोज लाएंगे तो क्या होगा, क्लोजर टू वन अनदर, वन अनदर electrons of one atom start interacting with the electrons of the neighboring एटम, नेवर एटम से क्या कर देता है, इंटरेक्ट कर देता है, ऑफ द सेम एनर्जी स्टेट, जो उसका सेम एनर्जी स्टेट पे होगा उससे क्या होता है, इंट्रैक्शंस जो है इन लोग का इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, मीन्स 1s इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एटम इंटरेक्ट विथ 1s इलेक्ट्रॉन ऑफ द अदर, मीन्स सेम एनर्जी स्टेट पे जो है वो दोनों क्या करने लगता है, उससे इंटरेक्ट करने लगता है। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए ड्यू टू दिस इंटरेक्शन, ड्यू टू ये जो इंटरेक्शन होगा, ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द नेबरहुड इलेक्ट्रॉन्स, इंटरेक्शन ऑफ electrons the energy states are not identical. Due to interaction of electrons, the energy states are not identical, but a sort of energy band is formed. इस देखिए, अब देखिए एनर्जी स्टेट है, एक का क्या मान लीजिए 1s है और दूसरे का भी 1s, तो दोनों में इंटरेक्शन होगा, तो जो इंटरेक्शन के कारण जो है वो थोड़ी है कि आपका 1s ही होगा, वो क्या हो जाता है कि वो सिंगल जो है 1s जो सिंगल बैंड है वो नहीं रहता, वो क्या हो जाता है, बैंड फॉर्मेशन होता है, मीन्स मल्टीपल एनर्जी का जो है ना लेवल जो है वो बनने लगता है, और उसी को हम लोग बैंड बोलते हैं। ठीक है, तो एनर्जी स्टेट आर नॉट आइडेंटिकल नहीं होता है, लेकिन बट अ सॉर्ट ऑफ बैंड, बट द सॉर्ट ऑफ एनर्जी बैंड इज फॉर्म्ड। समझ में। अब क्या है, द डिफरेंस, जो ये डिफरेंस हो रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एनर्जी इन अ बैंड, जो बैंड में जो हाईएस्ट एनर्जी होगा एंड लोएस्ट एनर्जी एंड द लोएस्ट एनर्जी इन द नेक्स्ट हायर बैंड, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बैंड गैप बोलेंगे, इज कॉल्ड दी बैंड गैप, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बैंड गैप बिटवीन दी
between the two energy bands, बैंड गैप बिटवीन द टू एनर्जी बैंड। समझ में आया? तो ये इम्पोर्टेंट थे क्लासिफिकेशन के स्टार्टिंग के एनर्जी बैंड्स के बारे में, बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, एनर्जी बैंड होते क्या है ना। अब देखिए यहाँ पर इस सब पॉइंट मिला के हम लोग क्या कर सकते हैं, कंक्लूजिंग पॉइंट, व्हाट वी कैन कंक्लूड हियर, एनर्जी लेवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ सॉलिड, एनर्जी लेवल्स, ये इम्पोर्टेंट कंक्लूजन जो मैं लिखता हूँ। ठीक है, एनर्जी लेवल्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, of an electron in a solid, consist of bands of allowed states. There are regions of energy जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्ड गैप। देयर आर रीजन ऑफ एनर्जी कॉल्ड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैप्स वेयर no states are possible, है ना। in each allowed band, the energy level levels are very closely spaced, क्या होगा, इन ईच अलॉट बैंड में द एनर्जी लेवल जो है ना वो क्या होता है, क्लोजली क्या होता है, स्पेस्ड, इस तरह से, है ना। तो ये जो कम्प्लीटली जो हुआ ये बैंड इसमें, तो इसको कम्प्लीटली जो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बैंड बोलेंगे, एनर्जी बैंड। समझ में आया? वेरी क्लोजली स्पेस्ड। इलेक्ट्रॉन्स occupy states which minimize the total energy, which minimize the total energy depending on the number of electrons and on the arrangement of the bands. A band may be fully occupied or partially occupied। ठीक है, तो बैंड क्या हो सकता है, हम डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ द बैंड्स, अ बैंड मे बी फुल्ली ऑक्यूपाइड और पार्शली ऑक्यूपाइड। तो सो ये एनर्जी बैंड के बारे में था कि एनर्जी बैंड होते क्या है। समझ में आया? अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, है ना। और इस चैनल को, दैट इज़ द वन स्टॉप फॉर ऑल, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट इंस्टेंटली मिलता
रहे। समझ में आया? तो ये हमारा कुछ बेसिक्स थे, एनर्जी बैंड क्या होता है ना। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड बेस्ड ऑन द एनर्जी बैंड। तो एनर्जी बैंड के समझ में आ गया। तो दो एनर्जी बैंड को हम लोग ने डिफाइन किया है ना। एक क्या होगा पार्शियली ऑक्यूपाइड, और एक क्या होगा, हाँ पार्शियली ऑक्यूपाइड, और एक क्या होगा वैकेंट। मीन्स एक ऑक्यूपाइड होगा, एक फ्री होगा, ठीक है, जिसको हम लोग कंडक्शन बैंड बोलते हैं, और एक को वैलेंस बैंड बोलते हैं। समझे? मीन्स दो टाइप का होगा हमारा बैंड। बैंड जो है दो टाइप का हो गया है ना। जो बैंड क्या, बैंड सिंपली एनर्जी लेवल्स हो गए, बहुत सारा एनर्जी। एक जो है ये हो गया आपको वैलेंस बैंड, और ये हो गया कंडक्शन बैंड। जो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं कंडक्शन में, वो कहाँ पर होंगे, वो कंडक्शन बैंड में होगा। और अदरवाइज अगर कंडक्शन बैंड में नहीं है तो वो शून्य हो जाएगा। अदरवाइज वो कहाँ होंगे, वैलेंस बैंड में, है ना। वैलेंस कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। और इस दोनों के बीच में क्या होता है, गैपिंग होता है, जिसको एनर्जी गैप बोलते हैं। तो ये जो गैपिंग होते हैं मीन्स कितना एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दिया जाएगा कि ये यहाँ पर जंप कर जाएगा, है ना। मीन्स अगर कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन में वैलेंसी में है, लेकिन मीन्स कंडक्ट नहीं कर रहा, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन उसको किस तरह का कंडीशन प्रोवाइड किया जाता है जिसके कारण से उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन में आ जाता है। समझे? तो नॉर्मली मेटल के लिए ये दोनों क्या होता है, ओवरलैप्ड होते हैं, कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड, क्योंकि उसमें कोई एनर्जी का ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक कंडक्ट करते रहते हैं कंडक्टर्स, है ना। लेकिन इंसुलेटर में क्या होगा, ये जो गैपिंग होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा गैपिंग होते हैं। मीन्स आप चाह के भी उसको भी बहुत सारा कंडीशन अप्लाई करने के बाद भी आप जो है उसको कंडक्शन के फॉर्म में नहीं ला सकते, उसको कंडक्ट करवाना पॉसिबल नहीं है ना। और थर्ड कैटेगरी है जो कि सेमीकंडक्टर है, उसमें क्या होता है, कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बीच में थोड़ा सा गैप रहता है, ठीक है। वो हम बताएंगे क्या गैप होता है। तो ये जो गैप होता है उसको, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको कुछ इस तरह से हम लोग टेम्परेचर देते हैं, या फिर कुछ अलग कंडीशन के कारण क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण से हमारा जो डिवाइस सॉलिड मटेरियल है वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। समझ में? सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड बेस्ड ऑन द एनर्जी बैंड। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, है ना। और इस चैनल को, दैट इज़ द वन स्टॉप फॉर ऑल, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट इंस्टेंट मिले। और मटेरियल के लिए जो भी स्टडी मटेरियल है वो आप इस चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे आप फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। और ये जो है आपको ईमेल आईडी है, इस ईमेल आईडी पे आप कमेंट कर सकते हो। अदरवाइज यू मे कमेंट ऑन द वीडियो डिस्क्रिप्शन, वीडियो मीन्स वीडियो के नीचे कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, अब हम लोग इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड वे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं, ठीक है। फास्ट करेंगे, है ना, उतना टाइम नहीं है। तो अगर आपको वीडियो अगर फास्ट लग रहा है तो आप उसको स्लो में देख सकते हैं, यूट्यूब में तो है ना ऑप्शन। अगर आपको स्लो लग रहा है तो आप उसको फास्ट में देख सकते हैं। सो दैट्स डिपेंड्स, ओके। तो सेमीकंडक्टर्स, तो सेमीकंडक्टर्स के बारे में देखते हैं फटाफट। सेमीकंडक्टर आर दोज मटेरियल हुज कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन conductor and the insulator, we already discussed. These are the summary points. At 0 degree Kelvin semiconductor behave like a insulator. अगर 0 केल्विन है, टेम्परेचर क्या है 0 केल्विन, तो हमारा जो है सेमीकंडक्टर मटेरियल जो है वो क्या होगा, वो प्योरली हमारा इंसुलेटर की तरह ही है, इंसुलेटर ही है एक तरह से, ठीक है। लेकिन अगर जैसे ही हम लोग का टेम्परेचर अगर इंक्रीज करता है तो हमने क्या बोला था, जो गैपिंग होता है एनर्जी बैंड गैप जो होता है वो क्रॉस कर जाते हैं और वो कंडक्ट करते हैं, और वो उस तरह से वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगते हैं, तो वो सेमीकंडक्टर होगा। समझ में? एट रूम टेम्परेचर द रेसिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल लाइज बिटवीन 10⁻³ टू, मीन्स ये वेरी करते हैं, कोई वो नहीं है, थोड़ा बहुत स्लाइटली डिफरेंस रहते हैं, बहुत सारा बुक है, सब में थोड़ा थोड़ा सा रहता है अल्टर, तो इसके लिए कोई इश्यू नहीं है डाटा के लिए, ठीक है। द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर कौन कौन सा यूज है इलेक्ट्रॉनिक, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड गैलियम आर्सेनिक, ये आपको बता ही दिया, ये कंपाउंडेड है, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सेमीकंडक्टर क्या क्या है। एट रूम टेम्परेचर, RT मतलब क्या हो गया, रूम टेम्परेचर, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी जो है सिलिकॉन का क्या होता है,
सबसे ज़्यादा देखिए इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, मोबिलिटी मीन्स क्या हो गया, एक तरह से बोल सकते हैं वेलोसिटी, मोबिलिटी मीन्स मूव करने का कैपेसिटी, कितना फास्ट मूव कर सकता है एक तरह से, है ना। तो मोबिलिटी जो है सबसे ज़्यादा किसका है, तो ये देखिए गैलियम आर्सेनिक जो मटेरियल है, सेमीकंडक्टर मटेरियल, उसका सबसे ज़्यादा है। और उसके बाद जर्मेनियम का, मीन्स फास्ट जो है इलेक्ट्रॉन जो मोबिलिटी है, जो फास्टली मूव करता है, वो गैलियम आर्सेनिक में, तब फिर जर्मेनियम में, तब फिर सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन। होल्स मोबिलिटी सबसे ज़्यादा किस में है, तो ये देखिए आपको जर्मेनियम में है ना। और उसके बाद आपका हो गया सिलिकॉन एंड देन गैलियम आर्सेनिक। देखिए होल्स, आप यहाँ पर अगर आप कंपेयर करो तो आपको ये नज़र में आएगा कि इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन होल्स। होल्स से जो है ना हमेशा ज़्यादा होता है मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन का। मीन्स क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हम लोग ने ये ध्यान दिया है कि इलेक्ट्रॉन जो जनरेट होता है वो होल्स से ही, मीन्स जब इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं तो उसके कारण से हमारा होल जनरेट होता है। सो इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी हमेशा ज़्यादा होता है कंपेयर टू होल मोबिलिटी। बैंड गैप क्या है, बैंड गैप इज़ द गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड, वैलेंस एनर्जी बैंड और कंडक्शन एनर्जी बैंड। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप है उसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी गैप या फिर बैंड गैप, ठीक है। ये कितना होता है सिलिकॉन के लिए 1.1, और जबकि गैलियम आर्सेनिक के लिए और ज़्यादा, सबसे कम किसके लिए होता है, जर्मेनियम के लिए। मीन्स जर्मेनियम का जो है बैंड गैप जो है कम है, मीन्स थोड़ा सा भी हीटिंग कीजिएगा कि ये तुरंत आपका कंडक्शन में जाएगा। उसके बाद कौन करेगा, सिलिकॉन, देन गैलियम आर्सेनिक। उसके बाद क्या है, इंट्रिंसिक कैरियर जो है, इंट्रिंसिक कैरियर क्या है, मीन्स प्योर जो मटेरियल होगा सिलिकॉन का, मान लीजिए सिलिकॉन का जो मटेरियल है उसमें कितना एटम जो है ना प्रेजेंट होगा सिलिकॉन का, इसमें कितना है 10⁻10 का है, इसमें 10⁻13 और 10⁻6। तो सबसे ज़्यादा किस में, सिलिकॉन में ज़्यादा है इंटेंसिक मटेरियल, तब फिर सबसे ज़्यादा ये जर्मेनियम में है, तब फिर जर्मेनियम में है, तब फिर सिलिकॉन में है ना, तब फिर आपका ये इसमें गैलियम आर्सेनिक में। सो ये इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है सेमीकंडक्टर का एट रूम टेम्परेचर, समझ में आया। तो कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर के बारे में देखिए, ये कंडक्शन बैंड हो गया, ये वैलेंस बैंड हो गया, और ये गैप हो गया, इस दोनों के बीच का गैप हो गया एनर्जी गैप, जिसको हम लोग फॉरबिडन गैप भी बोलते हैं। तो ये देखिए इंसुलेटर में देखिए गैप कितना है, वाइडर गैप है, लेकिन एट द सेम टाइम कंडक्टर में देखिए यहाँ पर कोई गैप ही नहीं है, यहाँ पर क्या है, ओवरलैपिंग है, यहाँ पर क्या है, ओवरलैपिंग है, दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है ना। एनर्जी बैंड के बारे में, एनर्जी बैंड मीन्स ये जो है ना बहुत सारा एनर्जी का जो लेवल है एक ही बैंड में रहता है, मीन्स कंटिन्यूस, मीन्स बहुत सारा जो है बैंड जो है ना एकदम कंटिन्यूस एनर्जी लेवल्स जो है ना, कंटिन्यूस एनर्जी लेवल रहते हैं, जिसको हम लोग बैंड बोलते हैं, ठीक है। वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड में थोड़ा सा यहाँ पर गैप है, और इसको हम लोग सेमीकंडक्टर बोलते हैं। इस गैप को हम लोग क्रॉस कर सकते हैं। वैलेंस बैंड में क्या हो गया, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोले हैं, जो कंडक्शन बैंड होता है और एक वैलेंस बैंड होता है। कंडक्शन बैंड मीन्स एक हो गया आपको जो कंडक्शन मीन्स जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो कंडक्शन बैंड में होंगे, ऑब्वियस है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है वो वैलेंस बैंड में होंगे। तो मेटल का क्या आता है, नॉर्मली क्या आता है, नॉर्मली फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि कंडक्शन बैंड में हमेशा रहते हैं, तो वो हमेशा क्या होता है, कंडक्टर होते हैं मटेरियल। सेमी कंडक्टर में क्या है कि थोड़ा बहुत जो है ना सभी जो है ना वैलेंस बैंड में ही होता है, क्योंकि एनर्जी गैप कम है, एनर्जी गैप, इसलिए थोड़ा बहुत हीटिंग करते हैं तो क्या होता है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में चला जाता है। मीन्स बहुत सारा जो है बॉन्डिंग जो है बिटवीन द एटम्स वो ब्रेक हो जाता है, जिसके कारण से फ्री इलेक्ट्रॉन अचीव होता है, और इंसुलेटर में ऐसा पॉसिबल नहीं है। इन कंडक्टर वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड ओवरलैप, है ना। इंसुलेटर लार्ज बैंड गैप, है ना, कहाँ से कहाँ कितना होता है, अराउंड 5 to 10 EV। EV मीन्स इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, ये एनर्जी का साइन है, सिंबल, ये यूनिट है, ठीक है, EV। इन सेमीकंडक्टर बैंड गैप क्या होता है, लो होता है, ठीक है। रेसिस्टिविटी हो गया, ये समझ गए, ये वाला भी आप देख लीजिएगा, ये इसका आंसर मैंने पहले ही दे चुका हूँ, ठीक है, समझ में आया। अब नेक्स्ट चलते हैं क्या, सेमीकंडक्टर के बारे में हमारा मेनली फोकस है। तो सेमीकंडक्टर के बारे में देखिए, ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है ना, और इस दोनों के बीच में हमारा एनर्जी गैप है ना। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखिए
अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी इलेक्ट्रॉन्स है। अब जो है मान लीजिए ये होल्स था, यहाँ से मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन जो जंप किया ऊपर गया, जो कि कंडक्शन बैंड में क्रॉस करके चला गया, ठीक है। जब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पर क्या हो गया, वैकेंसी क्रिएट हो गया, है ना, खाली जगह हो गया, है ना। तो खाली जगह जो हुआ उसको हम लोग होल्स बोलेंगे, ठीक है, समझ में आया? तो और जो ऊपर में चला गया तो वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन चला गया, कंडक्शन बैंड में चला गया तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो गया, देयरफॉर दैट विल बी योर बिहेव लाइक अ कंडक्टर, है ना। तो ये जो यहाँ से जो यहाँ ट्रांजिशन हुआ, इट इज़ ड्यू टू सम एक्सटर्नल फोर्स, जो कि हम टेम्परेचर अप्लाई किए हैं यहाँ पर, समझ में। व्हेन अ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस मेक अ ट्रांजिशन इट लीव बिहाइंड अ वैकेंट स्टेट, जिसको हम लोग बोलते हैं होल्स, ठीक है। व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द सेमीकंडक्टर सैंपल द इलेक्ट्रॉन रिजल्ट इन द कंडक्शन फ्लो, सिंपल जो मैंने अभी डिस्कस किया। अब देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, जो यहाँ पर जो जगह हुआ, होल क्रिएट हुआ, यहाँ पर भी आपका क्या हो रहा है, अब देखिए यहाँ पर भी क्या हो रहा है आपका, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये आपको यहाँ पर वैलेंसी जो फिल किया, और फिर यहाँ पर जब वैलेंसी आ जाएगा तो इसको ये वाला फिल करेगा, एंड सो ऑन। मीन्स वैलेंस बैंड में भी कुछ वैलेंस बैंड में जो है होल्स के कारण जो है, होल्स का जो है एक तरह से मोशन हो रहा है, और जिसके कारण से करंट जो है फ्लो करेगा, समझ गए। ड्यू टू मोशन, ड्यू टू द होल्स इन द वैलेंस बैंड द करंट विल फ्लो इन द मटेरियल, है ना। समझ में आया ये क्यों हुआ, क्यों हो रहा है, क्योंकि लेफ्ट बिहाइंड द इलेक्ट्रॉन दैट मेड द ट्रांजिशन ऑफ द कंडक्शन में, समझ में आया ये। तो हमारा सेमीकंडक्टर में क्या हो गया, यहाँ पर जो रीड कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या करंट फ्लो हो रहा है टू टाइप्स का, एक तो इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्शन बैंड में गया फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण हुआ, और दूसरा ड्यू टू द होल्स। सो बोथ इलेक्ट्रॉन एंड द होल्स कंट्रीब्यूट टू द कंडक्शन एंड द रेसिस्टिविटी क्या होता है इसका, कम हो जाता है, समझ में। नेक्स्ट अब देखिए सेमीकंडक्टर को दो पार्ट में, एलिमेंटल कंपाउंड में, है ना। ये देखिए पीरियोडिक टेबल है ना, ये इसमें देख लीजिए क्या क्या है सेमीकंडक्टर, है ना। सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, है ना, कार्बन नहीं है, ये ध्यान में रखना, कार्बन, है ना। सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, है ना, ये सब हमारा क्या है, ये सब सेमीकंडक्टर एलिमेंट्स हो गया, ठीक है। गैलियम आर्सेनिक, देखिए गैलियम आर्सेनिक के बारे में हम लोगों ने बताया था ना, गैलियम प्लस आर्सेनिक, इस दोनों को कंबाइन करके भी हम लोग का कंपाउंड सेमीकंडक्टर फॉर्म होता है, ये ध्यान में रखना, ऐसा नहीं है। मीन्स ग्रुप थर्ड और ग्रुप फिफ्थ को भी कंबाइन करके हम लोग सेमीकंडक्टर बना सकते हैं, जिसको कंपाउंड सेमीकंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड सेमीकंडक्टर में भी ड्यू टू थर्ड एंड फिफ्थ को कंबाइन करके बना सकते हैं, सेकेंड एंड फोर्थ, सेकेंड एंड सिक्स्थ को कंबाइन करके बना सकते हैं, या फिर फोर्थ एंड सिक्स्थ को भी कंबाइन करके, या फिर फोर्थ एंड फोर्थ को कंबाइन करके बना सकते हैं, कौन, कंपाउंड सेमीकंडक्टर। एलिमेंटल में क्या हो गया, जैसे सिलिकॉन हो गया, ओनली सिलिकॉन, ओनली जर्मेनियम, तो ये सब एलिमेंटल सेमीकंडक्टर में आ जाएगा, ठीक है। तो कंपाउंड सेमीकंडक्टर हो सकता है बाइनरी, टेरसरी एटसेट्रा, है ना। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है ना, गैलियम आर्सेनिक देखिए कंपाउंड थर्ड एंड फिफ्थ का कॉम्बिनेशन है ना। तो ये सब है, इस तरह से आप देख सकते हो, है ना। अब देखिए जैसे फोर्थ एंड सिक्स्थ का कॉम्बिनेशन, जैसे PbS हो गया, PbSe सिलिकॉन, PbTe, ये सब का यूज जो है कहाँ करते हैं, इंफ्रारेड डिटेक्टर एंड रेडिएशन सोर्स में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से वेरियस डायोड बनते हैं, डायोड या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनते हैं जिसका वेरियस यूज है। ये पीरियोडिक टेबल यहाँ पर आप देख सकते हो, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हो क्या क्या है ना, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लीड, ये सब हमारा क्या हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया। और कॉम्बिनेशन हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, थर्ड को फोर्थ से, है ना, सेकेंड को, सेकेंड है ना ये, सेकेंड को सिक्स्थ से कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल पीरियोडिक टेबल उतना नहीं ध्यान देना है। ये सब कुछ एग्जांपल्स है ना सेमीकंडक्टर के बारे में, है ना। क्रिस्टल
स्ट्रक्चर जो हमारा सिलिकॉन के बारे में पढ़ रहे हैं, सेमीकंडक्टर में क्या क्या है, एलिमेंटल में सिलिकॉन मान लीजिए, है ना, जो कि ग्रुप 4 का है ना। तो ये जो सिलिकॉन है इसका क्या है, द डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ टू इंटरपेनिट्रेटिंग फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस होते हैं, ठीक है, वन ऑफसेट 1/4 ऑफ क्यूब अलोंग द क्यूब डायगोनल। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है हमारा, ये क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये डायमंड स्ट्रक्चर हो गया, है ना, जिंक ब्लेंड का स्ट्रक्चर हो गया, है ना। जिंक ब्लेंड में कौन सा स्ट्रक्चर है, ये गैलियम आर्सेनिक जो है जिंक ब्लेंड में आता है, ठीक है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन, ये सब डायमंड स्ट्रक्चर में आता है, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान में रखना है, अलग अलग स्ट्रक्चर है टाइप्स के। अब देखिए इंटेंसिक सेमीकंडक्टर, अब देखिए सेमीकंडक्टर के दो पार्ट डिवाइड किया, एक इंटेंसिक जो कि प्योर होते हैं और एक एक्सटेंसिक, एक्सटेंसिक। अब देखिए इंटेंसिक सेमीकंडक्टर मतलब क्या होगा, जो प्योर स्टेट सेमीकंडक्टर जो होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंटेंसिक। तो ये क्या हो गया आपको, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। इंटेंसिक में क्या होगा, जो कि प्योर स्टेट सेमीकंडक्टर को हम लोग इंटेंसिक बोलते हैं। At room temperature, a few electrons have the sufficient energy to overcome the band gap and contribute to the current. Also valid for extension. तो NP इक्वल टू एन स्क्वायर जो है ये इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है, मास एक्शन लॉ भी बोलते हैं इसको, NP इक्वल टू एन स्क्वायर। ये देखिए इंटेंसिक सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर। यहाँ पर देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये एटम हो गए, या फिर एटम्स ही हैं मेनली। एक एटम जो है सिलिकॉन एटम दूसरे एटम से कैसे कंबाइंड है, बाय शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, है ना। एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर में क्या है, और यहाँ पर Ni जो है, Ni क्या है, व्हाट डू मीन बाय Ni क्या हो गया आपको, क्या मान लीजिए एक सिलिकॉन एटम है, सिलिकॉन ये एलिमेंट है, सिलिकॉन ये सिलिकॉन मटेरियल, तो उसमें कितना परजेंट है आपका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स परजेंट रहते हैं, उसको हम लोग इंटेंसिक में काउंट बोलते हैं, इंटेंसिक बोला जाता, इंटेंसिक हम लोग उसको बोलते हैं, इंटेंसिक सेमीकंडक्टर, समझे ना। एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, डोपिंग करते हैं, डोप्ड इंटेंसिक सेमीकंडक्टर, है ना। इंटरकॉर्पोरेशन ऑफ इम्प्योरिटी एलिमेंट डोपेंट इन इंटेंसिक सेमीकंडक्टर बाय द कंट्रोल वे इज कॉल्ड डोपिंग। तो डोपिंग क्या होता है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ इम्प्योरिटी एलिमेंट और डोपेंट मीन्स इन इंटेंसिक सेमीकंडक्टर बाय कंट्रोल वे। जैसे हमने क्या बोला था, इंटेंसिक मतलब क्या हो गया, जैसे सिलिकॉन हो गया, है ना, तो उसमें हम लोग डॉपिंग कर देंगे, मीन्स दूसरा एलिमेंट का जो दूसरा ग्रुप का जो एलिमेंट है उसको हम लोग ऐड कर देंगे सिलिकॉन के साथ, जर्मेनियम के साथ एट्सेट्रा। तो वो क्या बन जाएगा आपको, एक्सटेंसिक, वो प्योर नहीं होगा, उसको हम लोग बोलते हैं डोपिंग, है ना। डोपिंग करते क्यों है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इंक्रीज करने के लिए, क्या इंक्रीज करने के लिए, कंडक्टिविटी, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कंडक्ट कर सके, इसलिए डोपिंग इंपॉर्टेंट है। मेन डोपेंट आर द कॉलम 5 फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड कॉलम 3 फॉर द पी टाइप। अगर मान लीजिए थर्ड को सिलिकॉन से ऐड कर देंगे तो ये क्या बना देगा, इसको बोलेंगे हम लोग पी टाइप एलिमेंट, पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, है ना। अगर 5th को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपको एन टाइप सेमी कंडक्टर, समझ में, बेसिक्स है, ज़्यादा वो नहीं है। इंटेंसिक एक्सटेंसिक सेमी कंडक्टर जो कि हम लोग डोपिंग यूज करते हैं, डोप्ड इंटेंसिक सेमी कंडक्टर। एन टाइप सेमी कंडक्टर्स देखते हैं, एन टाइप सेमी कंडक्टर है ना, सिलिकॉन एटम हो गया। अब देखिए यहाँ पर आर्सेनिक को हम लोगों ने ऐड किया, देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर बोल रहे हैं, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए हम लोगों को क्या डोपिंग करना है, एन टाइप के लिए कॉलम 5th को ऐड करना है, कॉलम 5th में जो भी एलिमेंट है उसको हम लोग ऐड करना है। तो कॉलम 5th या ग्रुप 5th में जो एलिमेंट है उसको हम लोग ऐड कर रहे हैं। मान लीजिए आर्सेनिक है, ये क्या ग्रुप 5th का है, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आउटर सेल में 5 है, लेकिन ये सिलिकॉन का कितना है, 4 है, तो एक के साथ ये बॉन्डिंग कर रहा है, ये एक इधर है ना, एक इधर भी बनाएगा, है ना, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है ना। ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो ये क्या करेगा, ये
कंडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, मीन्स इसका रेजिस्टिविटी जो है वो इम्प्रूव्ड हो जाता है, सुधर जाता है, रेजिस्टिविटी कम हो जाता है और कंडक्टिविटी इंक्रीज। समझ में आया? तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में याद रखना आपको कि एक इलेक्ट्रॉन जो है, मीन्स इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका फ्री में प्रेजेंट रहता है। पेंटावैलेंट एटम से हम लोग करते हैं, ठीक है। तो आर्सेनिक जैसे हुआ तो इसको हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं, ड्यू टू द निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्शन इज ड्यू टू द निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये एक्स्ट्रा में आ जाता है। अब जैसे यहाँ पर आर्सेनिक है, आर्सेनिक क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को, ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसको डोनेट करेगा, किसी और को देगा, है ना। जब ये डोनेट करेगा तो इस पर क्या चार्ज होगा, डोनर प्लस चार्ज, तो इसलिए इसको हम लोग डोनर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोनर एटम भी बोलते हैं। पेंटावैलेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? डोनर एटम भी बोलते हैं। और डोनर एटम है तो उस पर प्लस चार्ज का सिंबल आएगा, एटम विद द पॉजिटिव आयंस, है ना। पी टाइप में क्या हो जाएगा? सिंपल है। जैसे पी टाइप में क्या है, थर्ड के साथ ऐड करना है ना। तो जैसे यहाँ पर लिया है गैलियम को हम लोग ने ऐड किया, तो गैलियम का देखिए यहाँ पर गैलियम का क्या होगा, आउटर सेल में 3 है तो 1 2 और तीसरा इधर के साथ पेयरिंग किया, और ये जो है यहाँ पर क्या वैकेंट है, तो ये जो सिलिकॉन है उसके साथ तो कंबाइन नहीं कर पाएगा। ये जो वैलेंसी क्रिएट है पहले से, जिसको हम लोग बोलते हैं होल्स। समझ में आया? तो ये होल्स हो गया और वो इलेक्ट्रॉन्स। पी टाइप में मेजॉरिटी क्या होगा, होल्स, और एन टाइप में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया? नेक्स्ट, एन पी टाइप सेमीकंडक्टर में देखिए, ये आप इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एन टाइप में देखिए डोनर लेवल जो है आपको ऊपर शिफ्ट हो गया, डोनर लेवल देखिए क्या आता है। इन एन टाइप सेमीकंडक्टर द इम्प्योरिटी एनर्जी लेवल लाइज वेरी क्लोज टू द कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड के बाद जो है एनर्जी लेवल शिफ्ट कर जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आर रेडियली प्रमोटेड टू कंडक्शन बैंड फ्रॉम द इम्प्योरिटी लेवल विच इज देयरफॉर नोन एज डोनर लेवल, है ना। मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन एंड माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन in p type semiconductor the impurity level is just above the valence band. समझ में? अब देखिए डोनर लेवल क्या हो गया, ऊपर शिफ्ट हो गया, क्यों? अब देखिए एन टाइप है मटेरियल, एन टाइप है तो एन टाइप में हमको पता है क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्री में अवेलेबल रहते हैं, है ना। और इलेक्ट्रॉन के फ्री में जो अवेलेबल रहता है इसलिए वो कहाँ चला गया, कंडक्शन बैंड में, है ना। और जो डोनर लेवल होगा, एनर्जी लेवल, वो भी थोड़ा सा कंडक्शन लेवल के पास पहुंच जाता है। समझ में आया? तो ये एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में। अब यहाँ पर डोपेंट के बारे में देखा गया, डोपेंट आयनाइजेशन एनर्जी किसको कितना रिक्वायरमेंट है वो सब देखा गया है। नेक्स्ट, तो ये हमारा बेसिक जो है सेमीकंडक्टर्स का पार्ट है, ठीक है। तो जो भी बेसिक था हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है ना। इसके बाद भी हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, है ना, जो कि अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है। अब देखिए मैं ये थोड़ा सा लेंदी वीडियो तो होगा ही, है ना, क्योंकि इसमें हमको कंप्लीट करना है सेमीकंडक्टर, और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग सीधा फोकस करेंगे डायोड, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिक एनालॉग सर्किट का सिलेबस होता है। ये जो है सेमीकंडक्टर ये बेसिक्स है, और बहुत सारा आप एग्ज़ाम देखोगे, वेरियस एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो थियोरेटिकल होता है या फिर मेमोरी बेस्ड होते हैं, तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, समझे। तो ये सब आपको थोड़ा ध्यान रखना है ना। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर, अब देखिए अब हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे, है ना, जो कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होंगे, है ना, थोड़ा आपको फोकस भी करना है ना। और ये जो भी डिस्कस करेंगे वो हायर मीन्स हायर एग्जामिनेशन, जो बड़े बड़े एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको करियर बनाना है VLSI या इलेक्ट्रॉनिक्स में
ज़्यादा आपको इंटरेस्ट है तो आप ये वीडियो भी देख सकते हैं और इससे रिलेटेड बुक्स भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, सेमीकंडक्टर फिजिक्स से रिलेटेड। लेकिन उतना डीप में जाना नहीं है, अगर आपको सिंपली अगर एनालॉग सर्किट पे ही फोकस करना है। गेट में तो बिल्कुल नहीं जाना है इस पे, है ना, गेट के लिए ये इम्पोर्टेंट है ही नहीं, सेमीकंडक्टर फिजिक्स ये सब नहीं आता है। डायरेक्ट उसमें बेसिक कंसेप्ट आएगा, डायोड, ट्रांजिस्टर, ओपैम, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एलिमेंटल और या फिर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो कि प्योर फॉर्म में होता है, ठीक है। ठीक है, तो जो भी हमारा हो गया, मान लीजिए आप जो है एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर ऑफ किसका, सेमीकंडक्टर का। एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर में क्या होता है, सिंपली क्या है, हम लोग बैंड बनाते हैं, है ना। हमारा बैंड जो है दो टाइप का होगा, एक हो गया आपको वैलेंस बैंड, है ना, और दूसरा बैंड जो होगा वो हमारा होगा कंडक्शन बैंड। दो बैंड हो गया, सिंपल, है ना। तो एनर्जी लेवल क्या हो गया, इसको बोलेंगे वैलेंस बैंड का एनर्जी लेवल और इसको मान लेंगे कंडक्शन बैंड का एनर्जी लेवल। समझ में आया। तो ये हो गया हमारा एनर्जी बैंड हो गया, समझ में आया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट है वो भी लिख लेते हैं ना। एन जो है, एन को हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और यूनिट क्या होगा, पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। उसी तरह से पी क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स, कॉन्सेंट्रेशन किसका, होल्स का, यूनिट क्या होगा, पर सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आया, ठीक है। और एक और वर्ड्स यूज करते हैं हम लोग फ्रीक्वेंटली, एन आई क्या है, इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन और यूनिट क्या होगा, ऑब्वियस है, पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि कंसंट्रेशन है ना। और एन को हम लोग यदि इंटेंसिक सेमीकंडक्टर में अगर बोले तो ये एक्चुअली ये क्या होता है, पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। इसको इस तरह से भी हम लोग समझ सकते हैं, पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द होल्स। समझ में आया। इंटेंसिक जो कंसंट्रेशन है एन आई, ये जो है हमारा फिक्स्ड है 1.5 इंटू 10⁻10 पर सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज़ फॉर योर सिलिकॉन एट 300 केल्विन। उसी तरह से एन आई जर्मेनियम में कितना होता है, 2.5 इंटू 10⁻10 पर सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज़ फॉर योर जर्मेनियम एट 300 के। तो ये हमारा क्या है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द होल्स। समझ में। होल्स जो है क्रिएट हुआ किसके कारण, ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स, है ना, ये सब ध्यान रखना है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए क्या करना है, हम लोग को डोपिंग का यूज करना है ना। ये सब हमने पहले ही डिस्कस कर चुका है, ठीक है। एन टाइप में हम लोगों ने देख चुका है कि एन जो है ज़्यादा होगा और पी कम होगा। समझ में। इसलिए जब हम लोग पढ़ेंगे बाद में, अगर मान लीजिए आपको इस तरह से बॉक्स दिया है जिसमें दो सबसेक्शन है, किसका है, एक एन टाइप मटेरियल है और एक पी टाइप सेमीकंडक्टर। एक एन टाइप है, एक पी टाइप। तो एन टाइप मटेरियल जो है, एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है, अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यही हुआ, अगर एन टाइप है तो इलेक्ट्रॉन जो है इसमें ज़्यादा होगा, और पी टाइप में मतलब क्या हो गया, होल्स आपको ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो और याद रखिएगा, जो एन टाइप मटेरियल जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है ना, वहाँ पर क्या आपका डोनर एटम भी होगा, और एटम पे क्या चार्ज होगा, क्योंकि डोनेट किया तो प्लस चार्ज, और यहाँ पर माइनस चार्ज। समझ में। तो देयरफॉर
देयरफॉर क्या होगा, एन के साइड में क्या होगा, आपको डोनर एटम जो है डेवलप करेंगे, है ना, इस तरह से, और इस साइड माइनस 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 माइनस, समझे। तो इस तरह से जनरेट होता है। और इस जो एन और पी टाइप जो मटेरियल है, इसके बीच में ये जो है ना गैपिंग आपका क्रिएट हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिप्लीशन रीजन या फिर गैप। समझ में आया? तो सो ये इम्पोर्टेंट है ना। तो इसी तरह से कुछ कुछ इम्पोर्टेंट है जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है ना। एक और कीवर्ड्स है जो कि इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स है, जो आप लोग को पता होना चाहिए, है ना। कुछ कुछ कीवर्ड्स हम लोग कम से कम एटलीस्ट डिस्कस कर लें, है ना। एक होता है हमारा फर्मी एनर्जी लेवल। फर्मी एनर्जी लेवल आपने सुना ही होगा, मीन्स पार्ट 1 पार्ट 2 में या फिर क्लास 12 में, ठीक है। क्या है ये? इट इज़ आ सिंपली आ रेफरेंस एनर्जी लेवल है। क्या है? रेफरेंस एनर्जी लेवल विच always separate filled state and empty state। एम्प्टी स्टेट्स, है ना। और कंसेप्ट क्या, फिल्ड स्टेट जो होगा वो फर्मी लेवल से कम ही होगा, ठीक है। ये भी थोड़ा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। समझ में आया? फर्मी डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी फंक्शन। बैंड क्या है? ग्रुप ऑफ एनर्जी। बैंड मतलब क्या हो गया? सिंपली बैंड जो हम लोग बोल रहे हैं वो क्या है? सिंपली ग्रुप ऑफ GOROUP, ग्रुप ऑफ एनर्जीज। समझ में आया? ठीक है। तो अब एक और हम लोग इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स देखेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं फर्मी डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी फंक्शन, जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं F(E) से, मीन्स प्रोबेबिलिटी बताता है। ये क्या प्रोबेबिलिटी बताता है? क्या वेदर तुम्हारा जो क्या प्रोबेबिलिटी फैक्टर फॉर फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट फर्मी लेवल। फर्मी लेवल पे कोई भी इलेक्ट्रॉन मिलने का कितना प्रोबेबिलिटी है, दैट इज द डिफाइंड बाय द फर्मी डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी फंक्शन। ठीक है। नेक्स्ट, तो इसमें F(E) जो है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? F(E) जो है इसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी फंक्शन फॉर फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट EF क्या है? एनर्जी फर्मी एनर्जी लेवल। EF को क्या बोलते हैं? EF हो गया फर्मी एनर्जी लेवल, जिसको EF से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में? अब देखिए EF क्या हो गया आपको? EF हो गया आपको फर्मी एनर्जी लेवल, और जिसमें से E क्या है आपको? E को बोलते हैं एनर्जी फॉर एन इलेक्ट्रॉन। E हो गया, EF हो गया। K क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। यहाँ फॉर्मूला थोड़ा ध्यान देखना है ना। E - EF/kT, ये ध्यान में रखना है ना, तब रॉन्ग था
फॉर्मूला मिसिंग था। के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जिसका वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन है ना। और कैपिटल टी क्या है, दिस इज योर टेम्परेचर यूनिट क्या होगा इसका, केल्विन, समझ में। सो दिस इज योर बेसिक्स है ना। तो सब कुछ मैंने डिफाइन कर दिया। तो ये एनर्जी फर्मी डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। मीन्स अगर एनर्जी मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, उसका एनर्जी कितना है, दैट इज डिफाइंड बाय द ई। ओके, सो समझ में आया। तो ये आपको ध्यान में रखना है थोड़ा सा भी। अब देखिए, अब देखिए ये हो गया, समझ में आया। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ठीक है। अब देखते हैं कुछ मटेरियल है, जैसे एन टाइप हो गया, पी टाइप मटेरियल हुआ, उसके लिए थोड़ा सा देख लेते हैं क्या। जैसे फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, एन टाइप मतलब क्या हो गया, पेंटावैलेंट को हम लोग वो कर रहे हैं, पेंटावैलेंट को हम लोग डोपिंग कर रहे हैं, डोप्ड है ना। क्योंकि इसको डॉप करना है तो देयर इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेगा हमेशा, है ना। इलेक्ट्रॉन जो है एक क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन हमेशा कंडक्शन बैंड में रहेगा। मीन्स कंडक्शन बैंड में तुम्हारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, फ्री इलेक्ट्रॉन ये अवेलेबल है किस में, कंडक्शन बैंड में, है ना। सो कंडक्शन बैंड में हमेशा एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा। देयरफॉर इसका जो एफ ऑफ ई होगा, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट द फर्मी लेवल इज लेस देन 1 तो होगा, लेकिन ऑल्सो ग्रेटर देन 0.5 से ज़्यादा होगा, हाफ से 50% से ज़्यादा चांस है। ऑब्वियस है 50% से ज़्यादा चांस है किस में, पेंटावैलेंट में, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्या फ्री है, ऑब्वियस ज़्यादा चांस है कि वो कंडक्शन बैंड में मिलेगा। 50% से इसलिए ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है किसका, एनर्जी का, है ना। तो देयरफॉर इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर समय पेंटावैलेंट हो गया। फॉर पी टाइप में क्या होगा, फॉर पी टाइप सेमी कंडक्टर मटेरियल के लिए क्या होगा, जिसको हम लोग ट्राइवैलेंट एलिमेंट के साथ हम लोग डोपिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम में क्या होगा, इसके पास जो है होल्स का हमेशा एक्सेस होगा, होल्स होगा और कंडक्शन बैंड में ऑब्वियस है कि कम हो जाएगा, कम चांस रहेगा। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ द पी टाइप शुड बी लेस देन 0.5, मीन्स 0 से ज़्यादा तो होगा लेकिन लेस देन 0.5 होगा। सो दिस इज़ योर ये एन टाइप और पी टाइप मटेरियल के लिए होगा, ठीक है, समझ में आया। मेटल के लिए क्या होगा, मेटल के लिए प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट ई एफ विल बी ऑलवेज 1 मेटल, क्योंकि उसमें तो कंडक्ट करना है, उसमें ऑलरेडी फ्री है इलेक्ट्रॉन्स, है ना। मेटल के लिए हुआ है ना। इंसुलेटर के लिए क्या होगा, इंसुलेटर के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग क्या है, वो तो 0 ही होगा, कोई है नहीं चार्ज, इंसुलेटर हो गया, है ना। उसके सेम इंटेंसिक के लिए, इंटेंसिक मीन्स प्योर, इंटेंसिक के लिए जो कि प्योर है सेमीकंडक्टर, उसके लिए जो है प्रोबेबिलिटी कितना 0.5, मीन्स 50% चांस है कि मिल ही जाएगा, इसके लिए इंटेंसिक के लिए, समझ में आया। सो ये बेसिक एग्जांपल्स, बेसिक कंसेप्ट है जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको ये ध्यान में रखना है। अब देखते हैं एनर्जी बैंड का एक और ग्राफ है ना। ये हो गया आपको प्रोबेबिलिटी फंक्शन और ये हो गया आपको एनर्जी एक्सिस, करेक्ट। ना यहाँ पर दो चीज़ है, आपको कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड। तो ये हमारा क्या हो गया, वैलेंस बैंड, और ये हो गया हमारा कंडक्शन बैंड, है ना, समझ में आया।
और एक जो होगा जो मिडिल में होगा उस लाइन को हम लोग बोलेंगे ई ऑफ एफ आई, मीन्स फर्मी लेवल, पोर्शन ऑफ एनर्जी लेवल, ठीक है। समझ में आया, ई एफ आई हो गया। अब बताइए एन टाइप के लिए कहाँ चला जाएगा ये फर्मी लेवल, ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये हो गया ई ऑफ एफ एन। और ये पी के लिए जस्ट नीचे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर मान लीजिए फर्मी लेवल पे तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्या है फाइंडिंग आउट करने का है, किस पे, ई ऑफ एफ एन, मीन्स एन टाइप मटेरियल में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो फाइंड आउट हो जाए समुंदर से, है ना। तो देयरफॉर इसमें क्या होगा, इसमें यही होगा कि तुमको जो है जो ई एफ आई है मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग इलेक्ट्रॉन, अथी ये इलेक्ट्रॉन इज, ये वही तो है फर्मी लेवल हमारा, है ना। तो वो क्या होगा तुम्हारा, बताओ, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0, है ना। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर आपका इंट्रिंसिक है तो प्योर है तो 50% चांस है कि मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में, ठीक है। लेकिन लास्ट में क्या होता है, लास्ट में बहुत कम चांस आता है ना, और वहाँ पर मिक्सिंग भी हो जाता है, समझ में आया। तो ये आपको डायग्राम थोड़ा ध्यान में रखना कि एफ ओ पी एन जो है एनर्जी लेवल, या फिर ये क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं फर्मी डायरेक्ट एनर्जी लेवल जो होगा ई ऑफ एफ फर्मी एनर्जी लेवल, वो जो है आपका एन टाइप के लिए नियर टू द कंडक्शन बैंड से सटा हुआ होगा, मीन्स थोड़ा सा भी कंडक्शन बैंड से सटा हुआ होगा, ठीक है। मीन्स ज़्यादा चांस है कि इलेक्ट्रॉन जो है आपको मिल जाए, कहाँ पर, ये बैंड पे, एनर्जी बैंड पे, समझ में आया। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इम्पोर्टेंट है ना। समझ में आया। और इस दोनों के बीच का जो गैपिंग है उसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी बैंड गैप या फिर गैप। कुछ फॉर्मूला है, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है रिलेटेड टू द सेमीकंडक्टर्स, वो हम लोग देख लेंगे। जैसे क्या क्या फॉर्मूला है देख लेते हैं। एन पी इक्वल टू एन आई स्क्वायर, इसको मास एक्शन लॉ बोलते हैं, ठीक है। एन पी इक्वल टू एन स्क्वायर, एन आई स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद क्या है, एन जो है, एन जो मटेरियल होगा वो उसका फॉर्मूला क्या है निकालने के लिए, एन इक्वल टू एन सी ई पावर, है ना, ई सी माइनस ई एम बाय के टी, है ना। ये हो गया आपको एन का वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, नंबर थर्ड फॉर्मूला है पी का वैल्यू निकालने, नंबर कंसंट्रेशन ऑफ होल्स निकालने के लिए एन ऑफ वी, एन ऑफ सी क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड, एन ऑफ वी क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस बैंड, उसको इंटू करेंगे ई इंटू ई पावर ई एफ माइनस, इसका डेरिवेशन इम्पोर्टेंट नहीं है ना, डिवाइडेड बाय के इंटू टी। ये सब इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो आपको ध्यान में रखना है ना। फर्मी डायरेक्ट इक्वेशन ऑलरेडी डिस्कस एफ ऑफ ई के बारे में, एफ ऑफ ई का फॉर्मूला ऑलरेडी डिस्कस है ना, क्या है वैसे 1/1 प्लस ई पावर ई माइनस ई ऑफ एफ डिवाइडेड बाय के टी, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखिए नंबर फोर्थ फॉर्मूला क्या है, ई जी टी, ई ऑफ जी एट टेम्परेचर टी, मीन्स गैप मीन्स ये जो गैपिंग है इसको हम लोग ई जी बोलते हैं, एनर्जी बैंड गैप। ई जी मीन्स वी बी और सी बी के बीच में जो एनर्जी गैप है उसको ई जी बोलते हैं। और ई जी एट टेम्परेचर टी, ई जी टी मीन्स क्या हो गया, ई जी इंटू टी मीन्स, ई जी टी मीन्स क्या हो गया, मीन्स बैंड गैप एट टेम्परेचर टी, बैंड गैप एट टेम्परेचर टी, उसको बोलते हैं ई जी टी, है ना।
एनर्जी क्या बोलते हैं इसको, एनर्जी, ये सब स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ये आपको ध्यान रखना है ना, किसके लिए, एनर्जी सेमीकंडक्टर फिजिक्स, एनर्जी गैप एट एनी टेम्परेचर टी, क्या होगा, ई जी टी इन टेम्परेचर इन केल्विन, ये ध्यान में रखना, टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर इन केल्विन, जिसको हम लोग एनर्जी गैप भी बोलते हैं, उसको क्या हो जाएगा, ई जी जीरो माइनस बीटा टाइम्स टी, टी हो गया टेम्परेचर इन केल्विन। ई जी जीरो क्या होता है, ई जी जीरो मीन्स जो नॉर्मल गैप होता है ना, बैंड गैप, ठीक है। बीटा क्या है, मटेरियल कांस्टेंट, बीटा इज योर मटेरियल कांस्टेंट, समझ में आया। तो किसी एक टेम्परेचर में ये क्या हो गया, एनर्जी बैंड गैप एट 0 केल्विन, है ना, एनर्जी गैप एट 0 केल्विन, केल्विन क्या बात कर रहे हैं। सिलिकॉन के लिए क्या होगा, ई जी जीरो एट, ई जी जीरो मीन्स क्या हो गया, एट 0 केल्विन, क्या होता है सिलिकॉन के लिए, ई जी जीरो दैट इज़ योर 1.21 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, है ना। 300 के पे क्या होगा, इजीली हम लोग निकाल सकते हैं, कैलकुलेट करना है बस, सिंपल फॉर्मूला, ठीक है। समझ में आया। अब देखिए फोर्थ फॉर्मूला हो गया, अब फिफ्थ फॉर्मूला देखते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको याद रखना है, ध्यान रखना है ना। ई ऑफ एफ आई इंटेंसिक फर्मी लेवल का फॉर्मूला क्या है, ई सी मीन्स एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड प्लस वैलेंस बैंड बाई 2 माइनस के टी बाई 2 इंटू एल एन, लॉग बोला जाता है, लॉग नेचुरल लॉग एन सी माइनस एन बी, करेक्ट। नंबर 6 फॉर्मूला क्या है, P प्लस एन डी इक्वल टू एन प्लस एन डी, ये क्या है, चार्ज न्यूट्रलिटी का सेटिस्फाई करने का ये फॉर्मूला है। P प्लस एन डी मीन्स अगर मान लीजिए P टाइप मटेरियल है तो उसमें क्या होगा, P टाइप मटेरियल्स के लिए नंबर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ होल्स प्लस डोनर का होगा, क्योंकि डोनर क्या तो वो क्या हो गया, प्लस हो गया चार्ज, और P में क्या हो गया, P मीन्स प्लस चार्ज, तो प्लस को एक जगह लिखें और इधर में माइनस को एक चार्ज, तो ये चार्ज न्यूट्रलिटी का इक्वेशन हो गया। 7 नंबर फर्मी एनर्जी लेवल ई एफ, फर्मी एनर्जी लेवल फॉर एन, एन मीन्स क्या हो गया, ये आपको एन टाइप मटेरियल के लिए फर्मी एनर्जी लेवल, ये क्या होगा, इसी से थोड़ा कम, इसी से कंडक्शन बैंड से थोड़ा सा कम, एल एन बाय एन सी बाय एन डी। ये सब कुछ फॉर्मूला है जो मैं लिख रहा हूँ, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, मीन्स जहाँ पर इसका रिक्वायरमेंट है, जहाँ पर इस तरह का इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। ई ऑफ एफ पी क्या होगा, थोड़ा सा वैलेंस बैंड से ज़्यादा, के टी एल एन ऑफ वैलेंस बैंड प्लस एक्सेप्टेड लेवल, है ना। ठीक है ना। एनर्जी गैप जो होता है वो जो जिसको हम लोग ईजी बोले हैं अभी, है ना, दिखाए थे दोनों बैंड के बीच का गैप जिसको ईजी बोलते हैं, वो क्या होगा, सिंपली ईजी मीन्स 0 केल्विन पे के टी एल एन ऑफ एन सी इंटू एन भी डिवाइडेड बाय एन आई स्क्वायर, है ना। ये सब सिंपल फॉर्मूला है ना। नंबर 10 फॉर्मूला, 10th नंबर फॉर्मूला क्या है, ई ऑफ एफ एनर्जी बैंड फॉर एन टाइप मटेरियल माइनस इंटेंसिक एनर्जी बैंड फर्मी एनर्जी बैंड ई ऑफ एफ आई इक्वल टू के टी एल एन ऑफ एन डी बाई एन आई। 11 में ई ऑफ एफ आई माइनस ई ऑफ एफ पी इक्वल टू के टी एल एन ऑफ
Na/Ni. So these up to 11 are the important formula for this type of theory based questions, for this type of topics, that is the semiconductor physics. समझ में? तो मीन्स सिंपली हम समराइज करना है क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है रिलेटेड टू सेमीकंडक्टर्स, है ना. जो हमारा Ni होता है, Ni मीन्स इंटेंसिक सेमीकंडक्टर के इंटेंसिक कंसंट्रेशन जो है वो टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं, है ना. ये सब इम्पोर्टेंट है जो मैं बताए जा रहा हूँ, तो आप इसको थोड़ा ध्यान में रखना है ना. समझ में आया. सिलिकॉन सब का तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है ना. एट जीरो केल्विन Eg0 जो बेंड गैप है एट 0 केल्विन क्या होगा फॉर द सिलिकॉन, ये कितना है, इट इज़ अबाउट 1.21 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, है ना. उसी तरह से Eg0 फॉर द जर्मेनियम के लिए कितना है 0.785 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट. Eg0 फॉर द गैलियम आर्सेनिक के लिए कितना है, ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना. 1.58 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, ये सब इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है एटलीस्ट, है ना. मोबिलिटी के बारे में तो हमने डिस्कस कर ही लिया है ना, मोबिलिटी के बारे में, ठीक है. मोबिलिटी किसका ज़्यादा है नहीं है ना. अच्छा, PIV पीक इन्वर्स वोल्टेज किसके अक्रॉस जो है हम लोग ज़्यादा अप्लाई कर सकते हैं, है ना, उसको बोलते हैं PIV. PIV जो है हम लोग सिलिकॉन के अक्रॉस जो है कितना अप्लाई कर सकते हैं, अराउंड 1 किलो वोल्ट के लगभग अप्लाई कर सकते हैं. फॉर द एट द सेम टाइम फॉर द जर्मेनियम टाइप मटेरियल वी कैन अप्लाई अप टू 400 वोल्ट के लगभग, है ना. I0 जो होता है रिवर्स सेचुरेशन करंट मीन्स करंट ड्यू टू मैग्नेटिक कैरियर्स. इन केस ऑफ सिलिकॉन इट इज़ अराउंड नैनो एम्पियर के लगभग होता है, ठीक है. एट द सेम टाइम फॉर द जर्मेनियम इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ गैलियम माइक्रो एम्पियर के हिसाब से. इसलिए अगर यदि मैग्नेटिक कैरियर की बात करें उसके कारण करंट तो सबसे कम जो है सिलिकॉन का आता है, जो कि अच्छी बात है ना. टेम्परेचर कितना सह सकता है सिलिकॉन, कितना टेम्परेचर विथ स्टैंड कर सकता है, इट इज़ अराउंड 200 डिग्री सेंटीग्रेड. एट द सेम टाइम टेम्परेचर विथ स्टैंड बाय द जर्मेनियम इज लेस देन इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम. समझ में आया. तो ये सब इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं. फर्मी लेवल में बता दिया आपको एनर्जी क्या होता है ना, बेसिक सब. फर्मी एनर्जी लेवल क्या होता है ना. एनर्जी बैंड गैप के बारे में बता ही दिया हूँ मैं, है ना. ये सब थोड़ा ध्यान रखना है ना. Ni समझ में आया. Ni क्या हो गया आपको, इलेक्ट्रॉन होल पेयर कितना है प्योर मटेरियल में, वो Ni को बताता है. अब देखिए, अब कुछ इम्पोर्टेंट केस है, देखते हैं डोपिंग के बारे में. क्या है डोपिंग, मतलब मिक्सिंग एक तरह से हो गया, है ना. डोपिंग मतलब मिक्सिंग हो गया. जैसे मान लीजिए कंसंट्रेशन ऑफ एडिंग डोपिंग इज मोर देन Ni, जो भी इंटेंसिक पेयर है जो होना चाहिए उसका, उससे अगर ज़्यादा है डोपिंग अगर ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑर्डिनरी डोप्ड, है ना. अगर मान लीजिए N का जो है कंसंट्रेशन वो ज़्यादा किससे, Ni से, तो इसका मतलब क्या होगा, मॉडरेटली डोप्ड,
है ना। मॉडरेटली डॉप्ड, इसका क्या क्या एग्जांपल है, कहाँ यूज करते हैं, ये स्पेशल डायोड में यूज करते हैं। स्पेशल डायोड मतलब हो गया आपको जेनर डायोड, समझ में आया। और एन जो है इससे भी बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ही है ना। तो इसको तो हेवीली डॉप्ड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हेवीली डॉप्ड। इसको क्या बोलेंगे, डॉपिंग कैसा होगा, ये हेवीली डॉप्ड होगा, ठीक है। जब ये हेवीली डॉप्ड होगा तो इसका यूज कहाँ करते हैं, यूज्ड इन टनल डायोड। टनल डायोड में यूज करेंगे। टनल डायोड का यूज कहाँ होता है, माइक्रोवेव एप्लीकेशन में यूज होता है, समझ में। टनल डायोड, टनल डायोड क्या क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं। टनल डायोड क्या हो गया आपको, वेरी फास्ट हो गया, क्या है ये, वेरी फास्ट डिवाइस होते हैं, है ना। ऑसिलेटर का यूज करते हैं इसको, टनल डायोड को कहाँ यूज करते हैं, एज अ ऑसिलेटर इन माइक्रोवेव एप्लीकेशन, माइक्रोवेव एप्लीकेशन। इट इज ऑसिलेटर बिकॉज इट हैज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस। और ये क्या होता है, नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस। तो ये बेसिक सब है, कुछ कुछ है ना, जो कि आपको ध्यान में रखना है ना। अब कुछ एक्सप्रेशन है जो कि इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशंस हैं, एक्सपेंसेस, जैसे लॉ ऑफ मास एक्शन थ्योरी, जो कि इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है ना। लॉ ऑफ मास एक्शंस थ्योरी ये क्या बोलता है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द होल कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन होल्स इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओनली एट थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। समझ में आया। तो ये सब बेसिक है, कुछ कुछ है ना, ये सब आपको हमेशा रीडिंग करना, ध्यान देना है ना। लॉ ऑफ मास एक्शन थ्योरी समझ में आया। नंबर सेकेंड, चार्ज न्यूट्रलिटी एक्सप्रेशन क्या होगा बताइए। टोटल पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी इक्वल टू टोटल निगेटिव चार्ज डेंसिटी। टोटल पॉजिटिव चार्ज किस पे होगा, पी एंड एन डी। जो डोनर एटम है उस पर क्या चार्ज होगा, डोनेट क्या, प्लस ही होगा, देयरफॉर। तो इससे क्या पता चलता है, पी प्लस एन डी कंसनट्रेशन इक्वल टू एन प्लस एन ऑफ ए, है ना। इजी है, अगर आपको समझ में नहीं आया नहीं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं हम, है ना। तो ये सब कुछ कुछ इम्पोर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है ना। तो ये आपको बेसिक हो गया है ना, समझ में आया। अब कुछ और कीवर्ड्स देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं। इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हो गए जैसे ड्रिफ्ट करंट, है ना। ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, ड्रिफ्ट मतलब क्या हो गया, मूवमेंट ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, मूवमेंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से हम लोग को एक कुछ कुछ कीवर्ड्स है वो आपको मैं लिखते जाता हूँ, आप इसको थोड़ा सा रीडिंग मारते रहिएगा बार बार। ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, द करंट इज प्रोड्यूस्ड due to the drifting of फ्री इलेक्ट्रॉन। उसको हम लोग ड्रिफ्ट करेंगे, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट करंट, ठीक है। तो
तो ड्रिफ्ट करंट का क्या है फॉर्मूला, क्या है या फिर रिलेशन क्या है ड्रिफ्ट करंट का। तो ड्रिफ्ट करंट है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो होगा ही। तो इसके लिए हम लोग एक वर्ड डिफाइन करते हैं पैरामीटर, जिसको हम लोग बोलते हैं मोबिलिटी, जिसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या हो गया आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ये क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट क्या होगा इसका मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। समझ में आया। तो मोबिलिटी से भी रिलेशन हो गया। तो मोबिलिटी क्या हो गया आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/E भी बोल सकते हैं ना। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन म्यू मीन्स मोबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर पावर माइनस m, है ना। ये है मीन्स अगर मोबिलिटी अगर आपका डिक्रीज कर रहा है विथ टेम्परेचर जो है आप इंक्रीज कर रहे हैं, समझ में आया। तो ये आपको बेसिक हो गया है ना। कुछ फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो ध्यान रखें। तो मोबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर पावर माइनस m। अब करंट डेंसिटी कुछ फॉर्मूला है, जस्ट हम लोग फॉर्मूला ही देखेंगे, ठीक है। करंट डेंसिटी कितना क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है। करंट डेंसिटी जिसको हम लोग जे से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो जे इक्वल टू करंट डिवाइडेड बाय यूनिट एरिया, है ना। आई जो करंट है वो क्या हो गया एन ई, आई इक्वल टू क्या हो गया एन ई बाय टी, नंबर ऑफ चार्जेज इनटू इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय टी। टी हो गया टेम्परेचर इन केल्विन, है ना। टी मतलब टाइम हो गया एन ई बाय टी, करेक्ट। देयरफॉर जे इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पर एन ई बाय टी इंटू ए, एन ई बाय एल लेंथ इंटू एरिया और इंटू भी, भी मीन्स वेलोसिटी। कैसे हुआ क्योंकि टाइम इक्वल टू वेलोसिटी बाय लेंथ। ठीक है। वेलोसिटी हो गया देयरफॉर दिस विल बी एन ई इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और दिस कैन आल्सो रिटन एज स्मॉल एन ई बाय वॉल्यूम, कैपिटल एन बाय स्मॉल एन, कैपिटल एन बाय पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज स्मॉल एन, है ना, कंसंट्रेशन। देयरफॉर भी मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसको बोलते हैं वो क्या हो गया आपको म्यू ई, एंड हेंस जिग्मा इक्वल टू जे इक्वल टू सिग्मा इंटू। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ये क्या है ये करंट डेंसिटी के बारे में, ठीक है। करंट डेंसिटी करंट डिवाइडेड बाय डेंसिटी, करंट डिवाइडेड बाय एरिया, सिंपल करंट डेंसिटी। डिफ्यूजन करंट क्या होता है, डिफ्यूजन करंट के बारे में देख लेते हैं ना। ये सब कीवर्ड्स है जो कि इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स है जो आपको ध्यान में रखना है और पढ़ना है बार बार, है ना। रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। डिफ्यूजन करंट, है ना। तो डिफ्यूजन करंट क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ concentration with respect to distance related to x is called डिफ्यूजन करंट। इसी को हम लोग डिफ्यूजन करंट बोलते हैं, इज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट।
समझ में आया। डिफ्यूजन फिनोमेना जो है ये हम लोग नॉर्मली डायोड बीजेटी डिवाइसेस में यूज करते हैं। डिफ्यूजन, ड्रिफ्ट हो गया नॉर्मली फेट में यूज करते हैं। और डिफ्यूजन करंट क्या होता है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है, क्योंकि देयर इज ए डिफरेंस ऑफ द कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन के डिफरेंस के कारण डिफ्यूजन करंट फ्लो होता है। अगर कंसंट्रेशन का डिफरेंस नहीं होगा तो कोई भी चार्ज इधर से उधर फ्लो नहीं होगा। समझ में आया। तो और एक इसी में कंटिन्यूशन करके फॉर्मूला है हमारा जे एन, चार्ज डेंसिटी एन के लिए, क्यू इंटू डी ऑफ एन अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, है ना। तो यहाँ से आई एन का क्या वैल्यू आ जाएगा, ए एरिया इंटू क्यू इंटू डी ऑफ एन इंटू डी एन बाई डी ऑफ एक्स, है ना, डी एन बाई डी एक्स। सिमिलरली ये तो आई एन का था, इसी तरह से हम लोग देयर फॉर इम्प्लाइज आई पी क्या लिख सकते हैं, ए आई पी, है ना, माइनस ए क्यू इक्वल टू माइनस ए क्यू डी पी इंटू डी पी बाय डी एक्स, है ना। ड्रिफ्ट करंट मैकेनिज्म इज कॉल्ड द पोटेंशियल ग्रेडियंट फिनोमेना। डिफ्यूजन करंट इज कॉल्ड एज द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मैकेनिज्म, है ना। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मैकेनिज्म इज नोन एज डिफ्यूजन, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज नोन एज ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट मतलब क्या हो गया कि अगर आप मान ली जो डायोड है तो डायोड के अक्रॉस अगर वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, है ना, तो उसी के हिसाब से क्या होगा, आपको जितना वोल्टेज अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा ही मूवमेंट होगा। समझ में आया। सो दैट इज अबाउट दैट वन। अब देखिए, अब एक और इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है जो कि आपको ध्यान में रखना है। ये सब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है ना। आइंस्टीन रिलेशंस, आइंस्टाइन क्या है, रिलेशंस। ये रिलेशन क्या बोलता है, डी एन बाय म्यू एन इक्वल टू डी पी बाय म्यू पी इक्वल टू वी ऑफ टी, है ना। एट ये जो रिलेशन है एट पार्टिकुलर टेम्परेचर, मीन्स कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये आइंस्टाइन थ्योरी बोला जाता है ना। ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट इंस्टेंट मिलते रहे, है ना। और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो बताइए, कुछ छूटा होगा तो आप बता सकते हो, है ना, कमेंट सेक्शन में। ठीक है। तो आप देखिए, टनल डायोड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ मैं। टनल डायोड इज आ वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर। क्या है ये, ऑसिलेटर्स। ये सब चीज़ हम लोग बाद में भी डिस्कस करेंगे। ऑसिलेटर वेयर एज UJT is a current control oscillator, but both devices will have the same property of negative
रेजिस्टेंस रीजन, निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन में टेम्परेचर इंक्रीज के बाद रेजिस्टेंस आपका घटेगा, समझे। तो ये हो गया आपको निगेटिव टेम्परेचर। ये आपको ध्यान में रखना है ना। टनल डायोड क्या है, इज अ वोल्टेज कंट्रोल, जबकि यूजेटी क्या है, करंट कंट्रोल, है ना। टनल डायोड को फैब्रिकेट किससे करते हैं, टनल डायोड को हम लोग फैब्रिकेशन जो है टनल डायोड को नॉर्मली हम लोग बाय यूजिंग गैलियम आर्सेनिक से करते हैं, नॉट विद द सिलिकॉन, है ना, नॉट विद द सिलिकॉन। ये सब थोड़ा ध्यान में रखना है। समझ में आया। तो ये सब आपको इम्पोर्टेंट होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है आपको, अब कुछ आंसर है, कुछ बेसिक क्वेश्चंस का आंसर है, वो अब हम लोग अप्लाई ये देते हैं, ठीक है, ट्राई करते हैं कुछ क्वेश्चंस का, शॉर्ट क्वेश्चंस है, ज़्यादा वो नहीं है ना। जनरली पर्पस के लिए हम लोग सिलिकॉन जर्मेनियम को फॉलो करते हैं, जबकि हम लोग गैलियम आर्सेनिक को फॉलो नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ईजी वैल्यू जो है ना कम है, किसके ज़्यादा है, किसके लिए, गैलियम आर्सेनिक के लिए। मोबिलिटी के बारे में आपको डिस्कस कर ही दिए हैं, है ना। मोबिलिटी इज डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। मोबिलिटी, म्यू मीन्स मोबिलिटी, मोबिलिटी ऑफ सिलिकॉन is less than the mobility of germanium, है ना, is less than the mobility of gallium arsenic. This is the mobility of electrons, okay, in semiconductor silicon germanium, तब फिर गैलियम आर्सेनिक। तो गैलियम आर्सेनिक का अगर मोबिलिटी अगर सबसे ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका स्पीड भी क्या होगा, स्पीड भी क्या होगा, स्पीड भी ग्रेटर होगा, स्पीड भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। मीन्स दिस कैन बी यूज्ड फॉर द फास्टर एप्लीकेशन, जहाँ पर फास्ट एप्लीकेशन का यूज हो जाता है। देयरफॉर दिस इज यूज इन हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन, हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन में हम लोग किसको यूज करेंगे, गैलियम आर्सेनिक को, समझे। हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन लाइक सीमॉस सब में भी हम लोग किसको यूज करेंगे, गैलियम आर्सेनिक को ही यूज करते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम को हम लोग ऑर्डिनरी डायोड के रूप में भी यूज करते हैं, ऑर्डिनरी डायोड के रूप में यूज कर सकते हैं, ठीक है। मेगा हर्ट्ज में यूज करते हैं, फास्ट है ना, फास्ट होना चाहिए तो गैलियम को ही यूज करते हैं। इन जनरल एप्लीकेशन वी विल यूज सिलिकॉन एंड द क्या नाम है, जर्मेनियम फॉर द लो स्पीड, है ना, लो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए हम लोग यूज करेंगे, लो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल रेक्टिफायर सर्किट हो गया एट्सेट्रा, है ना। और ये गैलियम आर्सेनिक को फास्ट के लिए यूज करेंगे, समझ में। इसलिए इसको हम लोग सीमोस टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं, है ना। हाई स्पीड के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सिलिकॉन और जर्मेनियम दो है ना, सिलिकॉन और जर्मेनियम, इस दोनों में से सबसे कम लीकेज करंट किसका है ना, लीकेज करंट किसका है ना, तो सिलिकॉन का जो है कम है कंपेयर टू I0 जर्मेनियम, जर्मेनियम का लीकेज करंट जो है थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान में रखना है, इसलिए सिलिकॉन इज मोर इम्पोर्टेंट देन द ये जर्मेनियम, है ना। टेम्परेचर विथ स्टैंडिंग कैपेबिलिटी भी अलग है, सिलिकॉन का ज़्यादा है जबकि जर्मेनियम का 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये सब कुछ पॉइंट है जो कि याद रखना। पी आई भी हो गया, है ना।
तो गैलियम आर्सेनिक का जो है ना बहुत सारा एप्लीकेशन है, फास्ट के लिए, फास्ट पर्पस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। समझ में आया। और क्या है, एक इम्पोर्टेंट और पॉइंट है जो कि मैं फिर से राइट करूँगा, है ना। क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट, द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, mobility of electrons always greater than the mobility of holes, because of the mobility of unbound electron which are free to move, which are free from crystal lattice will be more, मीन्स बेसिक है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये मैं बार बार बोल रहा हूँ और मैं राइट कर रहा हूँ ताकि आपको रिवीजन करने में भी सुविधा हो, ठीक है। मोर देन द मोबिलिटी ऑफ बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, तो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स है क्या यहाँ पर, होल्स है ऑब्वियस, विच आर इन दी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर पे, क्रिस्टल लेटिस में ये रहते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारा बेसिक कंसेप्ट था, जो कि बेसिक फार्मूला था, बहुत सारा फार्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो ये सब आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर आपको कुछ लगता है कि ये कुछ टॉपिक डिस्कशन नहीं हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, है ना, तो वो मैं उसका वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और कुछ छूटा है क्या देखना पड़ेगा। चलिए तब ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, आप जस्ट रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा बता देता हूँ आपको रफली क्या है, क्या डिस्कस किया मैंने इस लेक्चर में। थोड़ा लेंदी लेक्चर हो गया है, ठीक है, लेकिन इसके लिए कोई वरी करने की कोई बात नहीं, ठीक है। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने सेमीकंडक्टर फिजिक्स के बारे में बेसिक चीज़ देखा है ना। इसमें हम लोगों ने देखा है कि सॉलिड जो मटेरियल है उसको कैसे क्लासीफाई किया गया है बेस्ड ऑन द 2 मेथडोलॉजी। इलेक्ट्रॉन एंड होल के बारे में डिस्कस किया, मोबिलिटी के बारे में डिस्कस किया, है ना। गैलियम आर्सेनिक के बारे में भी डिस्कस किया है, क्यों वो इम्पोर्टेंट है। टनल डायोड हो गया, है ना, टनल डायोड के बारे में भी थोड़ा बहुत मैंने डिस्कस किया हूँ, ठीक है। तो ये सब है, और कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस देखें ऑब्जेक्टिव टाइप्स के जो कि इम्पोर्टेंट हैं। मास सेक्शन लॉ भी देखे हैं, है ना। इंटेंसिव कैरियर क्या है ना। तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स है जो कि आपको रिवाइज करना है और सुनते रहना है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।